Hello guys, Good very evening, good sir. evening to all Good of you. evening, sir. Good evening, Good sir. evening, sir. Good evening. So आज बेसिकली हमने आपके MCQs सॉल्व करने के लिए और थोड़ा डाउट सॉर्ट्स के लिए ग्रुप बना दिया है. आई होप आप सभी को ग्रुप में मैसेज मिल गया होगा. सो यहाँ पे हम डेली MCQs डिस्कस करने वाले हैं. आप लोगों के भी पास कुछ जीके से रिलेटेड स्पेसिफिक डाउट्स है या कुछ भी है तो आप ग्रुप में पोस्ट कर सकते हैं. एंड वी विल ट्राई कि फ्रॉम टुमारो वी आर गोइंग टू सेंड ऑलमोस्ट 20-30 MCQs एंड बाय इवनिंग उनके आंसर भी हम पोस्ट कर दिया करेंगे. तो आप एक बार जस्ट सी नॉर्मली क्या होता है, आप में से कितने लोगों ने अभी काइंड ऑफ मॉक्स दिए हैं? कितने लोगों ने मॉक्स दिए हैं? किसी की भी, जीके के नहीं पूछ रहा मैं, आपने टेस्ट के जो भी मॉक्स हैं कितने लोग हैं जिन्होंने अभी तक दिए हैं? ओके, एक. बाकी कितने लोगों ने फॉन्ट का दिया है. ओके, कितने लोग हैं जिन्होंने अभी तक एक भी मॉक नहीं दिया है? सो मैंने नहीं दिया है जिसका भी. ओके, बाकी एक ही है. सर मैंने जस्ट एक दिया है। और दिए हैं 2-3. ओके, ठीक है. यहाँ पे देखो, एक स्ट्रेटेजी को समझना है, बच्चों को समझ में नहीं आती है. मतलब बहुत बाद में समझ में आती है, तब तक बहुत देर हो जाती है. आप कोई भी जो MCQ वाला एग्जाम देते हैं, कोई भी MCQ वाला आप एग्जाम देते हैं, तो उसमें जो आपका नॉलेज बेस्ड है वो आई वुड से कि, एंड स्पेशली इन जीके और सब्जेक्ट्स लाइक इंग्लिश, नॉट मैथ्स और रीजनिंग, बट वहां पे भी ये काम करता है. ऑलमोस्ट आपका नॉलेज बेस्ड 50-60% MCQs को सॉल्व करने में हेल्प करता है. बाकी एक गैसिंग भी होता है. और जीके और इंग्लिश में अगर कोई रूल नहीं पता है तो कई बार आपको पता होता है ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है ABCD, यू नो कि D नहीं हो सकता, A नहीं हो सकता. मोस्ट ऑफ द टाइम दो ऐसे ऑप्शंस होते हैं. इवन मैथ्स में भी आपको क्वेश्चन देख के समझ में आ जाता है कि अच्छा ये एक्सट्रीम डेटा है. तो दो ऐसे कई बार ऑप्शन होते हैं कि आप देखते के साथ ही बोल दोगे ये नहीं है, इन दोनों में से ही है. तो ये गैसिंग भी एक मेन पार्ट है हमारी स्टडी का. अभी तो सिर्फ आप नॉलेज गेन कर रहे हैं क्लास से, आपको गैसिंग भी सीखनी है. आपको टाइम मैनेजमेंट भी सीखना है, टाइम मैनेजमेंट. एंड प्लस सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको प्रेशर को कैसे हैंडल करें वो आपको देखना है. प्रेशर को कैसे हैंडल करें. नॉर्मली क्या होता है, बच्चे अपना मोस्ट ऑफ द टाइम, आई वुड से कि जो आप क्लासेस में नॉलेज गेन कर रहे हैं, मैं तो उसको 30-40% ही वेटेज दूंगा एट मैक्स. ये 30-40% वेटेज है. 60% जो आपका काम है वो यहाँ पे होता है. आप मॉक्स दे, आप गैसिंग को भी थोड़ा सा अच्छा करें. गैसिंग भी अच्छी होती है, करनी होती है, स्पेशली इन जीके, और जहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है. आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे कभी कुछ पढ़ा ही नहीं है, लेकिन आपको पता है ये दो तो नहीं हो सकते, वो भी आपको सीखना है. और टाइम मैनेजमेंट और प्रेशर को कैसे मैनेज करें. नाउ कई बार ऐसा होता है, आपने एक MCQ देखा, पहली बार आप दे रहे हो, एक MCQ करा, दो करा, तीसरे में आप फंस गए, चौथा भी गलत हो गया, और उन दोनों को फंसते के साथ ही एकदम से क्या हुआ, आपको लगा अब तो पेपर खराब है, और मेंटली आप पूरा इनस्टेबल हो गए. और ऐसा होता है. एंड ट्रस्ट मी, एक दो बार अगर आपके माइंड में ये डाउट आ गया कि ये वाला तो मेरा एग्जाम गया, तो फिर नॉर्मली इस एज में आप लोग क्या करते हो, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस के ऊपर बहुत सारी अपनी लाइफ को बिल्ड कर लेते हो कि टेस्ट का एग्जाम क्लियर होगा, बॉम्बे जाऊंगा, ये होगा, फिर ये होगा, बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस आप लेके चलते हो. तो जैसे ही लगा कि यार इस साल का एग्जाम गया, मेंटली आप अनस्टेबल हो जाओगे, उसी टाइम पे नर्वस हो जाओगे, खत्म फिर आपका. ये चीज कैसे आती है, इसके लिए आप कुछ पढ़ नहीं सकते, सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी होती है. एंड ट्रस्ट में आप सभी लोग एक मॉक्स को पूरा सीरियस होके दीजिए, ऑल्दो जो एग्जाम वाली फील है वो तो उसी टाइम पे आएगी, बट स्टिल अगर आप बहुत सारे मॉक्स दोगे तो धीरे धीरे करके मेंटली आप अपने आप को मैनेज कर लोगे कि मेरी स्पीड कैसी आ रही है. सी, जो आपके IITs वाले अगर आप बच्चों को देखोगे या जो स्मार्ट स्टूडेंट है, उन्हें ये पता होता है कि मेरी मैथ्स में एक्यूरेसी कितनी है. मेरी मैथ्स में एक्यूरेसी 90% है, रीजनिंग में मेरी एक्यूरेसी दे लो कि 80% है, जीके में मेरी एक्यूरेसी सिर्फ 60% है.
आप सभी लोग तो अभी रट्टाफिकेशन पे लगे हो गए, एक्यूरेसी एनालिसिस के तो पॉइंट पे आए ही नहीं होगे। तो आपको ये सारी चीजें तभी आएगी जब आप प्रैक्टिस करेंगे। ट्रस्ट मी, अगर मेरे से आज की डेट में एक बिल्कुल फ्रैंक मैं आपको बता रहा हूँ, अगर मेरे से एक स्टूडेंट बोले कि मेरे पास दो पढ़ने के वे हैं, पहला मैं क्लास लेता रहूं, पढ़ता रहूं, और दूसरा वे है कि मैं एमसीक्यू सॉल्व करूंगा, एमसीक्यू सॉल्व कर करके कॉन्सेप्टों को सीखूंगा, और वहां पे मैं फंसूंगा तब ठीक होऊंगा, मैं इसको बोलूंगा कि ये रास्ता आप अपनाइए। सो क्लास लेना जस्ट अभी आप तैयार हो रहे हो, आपको चीजें समझ में आ रही हैं, लेकिन ये जो भी आप जितनी भी क्लासेस ले रहे हो उन सबका अल्टीमेट एम क्या है? अल्टीमेट एम है कि क्वेश्चन आएगा, उसके 4 ऑप्शन आएंगे, आपको ये ऑप्शन ठीक करने हैं। अल्टीमेट एम ये है, अल्टीमेट आपकी फाइट ये है। तो जितने ज्यादा से ज्यादा हो एमसीक्यूज प्रैक्टिस कीजिए। और इससे अगेन कई बार ऐसा भी होता है, नॉर्मली जब हम पढ़ते हैं तो पढ़ाई थोड़ी बोरिंग भी लगने लगती है, लेकिन ट्रस्ट में जब आप एमसीक्यू सॉल्व करोगे तो कई बार आप गलतियां करोगे और आप अपने आप को चैलेंज करोगे, और फिर आपको पता चलेगा कि पढ़ते पढ़ते पता नहीं चल रहा है, आप अच्छा खासा पढ़ पा रहे हो, कंसंट्रेशन के साथ आप पढ़ पा रहे हो। तो मेरी आप सभी लोगों से एक एडवाइस है और रिक्वेस्ट भी है कि जल्दी से जल्दी अपना बेसिक खत्म कीजिए, और बेसिक खत्म भी नहीं हुआ है तो अब एमसीक्यूज जितने आप ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं उतने लगाइए, जीके के लगाइए, मैथ्स के लगाइए, इंग्लिश के लगाइए, जितने ज्यादा से ज्यादा हो सकते हैं, और बिल्कुल सीरियस एफर्ट के साथ लगाइए। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल टाइम मैनेज करके कि 1 घंटे में मुझे करना ही, और एनालाइज कीजिए, ठीक है ना। मिस्टेक आपकी होंगी, लेकिन जल्दी मिस्टेक कीजिए और जल्दी उन मिस्टेक को सुधारिए। अगर ये आप अभी कर रहे हैं, और आप में से जो बच्चे बिल्कुल भी अब तो बहुत टाइम हो गया, आई गेस 15-20 दिन तो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं सारे के सारे, तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि एक दिन मेरे पास सारा ज्ञान आ जाएगा, सारा मैथ, सारा रीजनिंग, सारा इंग्लिश कंप्लीट हो जाएगा, तब मैं एमसीक्यूज देने जाऊंगा, वो दिन कभी नहीं आएगा। ट्रस्ट में, 1 साल के बाद भी अगर आप 2022 का भी टेस्ट देंगे ना, वो दिन तभी भी नहीं आएगा, कभी आएगा ही नहीं वो दिन। तो आपको आज जो भी है, आज आपका जो भी लेवल है, उस लेवल पे पहले टेस्ट तो करके देखो अपने आप को कि आप कितने एमसीक्यू सॉल्व कर पा रहे हो। आपको फिर ये भी पता चलेगा भी मेरा लेवल ये है, मुझे यहां तक पहुंचना है, कितना काम करने की जरूरत है। तो यहाँ पे इमोशनल होके सिर्फ आप पढ़ते जा रहे हो, क्लासेस अटेंड कर रहे हो, अपने आप को अगर आप इवेल्युएट नहीं कर रहे हो, तो ये एक एक स्मार्ट बच्चा नहीं करता है, एक जो बच्चा कंपटीशन देने की कंडीशन में है वो नहीं करता है। तो आप सभी लोगों को मेरी यही है कि जितने भी आपको कितने कितने एमसीक्यूज पोर्टल पे आपको मिले हैं स्मार्ट की तरफ से, कितने मॉक्स मिले हैं? सर 10-11 से ऊपर है आई गेस। हाँ, तो पहले अभी एक अपनी जितना भी अभी पढ़ा है, कल सुबह बैठ के पूरा रिवीजन कीजिए, पूरा सुबह से शाम तक आप रिवाइज कीजिए जितना भी आपके पास टाइम है, और फुल कंसंट्रेशन के साथ एक मॉक दीजिए अपना, और फिर उसको एनालाइज करिए कि आपने कहाँ गलतियां की है, मैथ्स में कहाँ कमी रह रही है, रीजनिंग में क्या कमी रह रही है, और अपने हिसाब से अपनी एक स्ट्रेटेजी बनाइए। सिर्फ अगर आप किताब पढ़ते रहेंगे, क्लासेस अटेंड करते रहेंगे, मॉक्स नहीं देंगे, आप ये नहीं देख रहे कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो रहे हैं, तो यस, कुछ नहीं होने वाला है। इवन आई विल टेल यू कि 1-2 क्वेश्चन में आप जैसे ही उस दिन एग्जाम के प्रेशर में 1-2 क्वेश्चन आपका खराब हुआ, ज्यादा टाइम लगा, आप इतने नर्वस हो जाओगे, एंड देन फिर सारा एग्जाम गया। तो जितने ज्यादा आपको मॉक्स देने हैं, सी आप ये एक मेंटल ट्रेनिंग भी है, ये एक डीप डीप साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग भी है। अब आप बोलेंगे सर ये क्या बात कर रहे हो, साइकोलॉजी पढ़ने थोड़ी ना है, बट यस, इट इज ऑल्सो डीप साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग। आपको पता चलता है कि अच्छा मैथ्स में मेरे 15 में से 13 ठीक कर रहा हूँ, इतने में मैं फंस गया, ठीक है आगे चलता हूँ। तो वो सारी चीजें, एंड ये चीज पढ़ने से नहीं आती है। आप किसी को कितना भी पढ़ा लो, ये पढ़ने से नहीं आती है जब तक आप खुद एक्सपीरियंस ना करें। ये सारी चीजें ऐसी हैं, जब एक्सपीरियंस करोगे तभी सीखोगे। आपको 10 बार कोई सिखाता रहे, नहीं होने वाला है। हाँ, ऐसा हो सकता है इफ यू आर टू स्मार्ट तो आप 10 मॉक में ही सीख जाओगे, और आप थोड़ा सा लेट स्लो लर्नर हो तो आपको 15-20 लग जाएंगे, इतना फर्क हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आप बहुत एक्सट्रीलेंट सुपर इंटेलिजेंट हो, एक मॉक देके ही समझ जाओगे, नहीं सर, कुछ नहीं होने वाला। अगर आपको ये लग रहा है तो ये गलतफहमी है, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग ही मिसअंडरस्टैंडिंग है। सो अभी जितना भी आपने पढ़ा है, जो भी आपका लेवल है, उसको दीजिए और मॉक्स दीजिए। देखिए कहां पे गलती हो रही है, कितना नहीं हो रहा है। टफ भी लग रहा है, सी आपको लग रहा है कि कई बार क्वेश्चन ऐसे आएंगे आपने देखे नहीं होंगे, टफ लगेंगे, यस। उस टफ लगने वाली सिचुएशन में आप मेंटली कितना काम है ये देखना है। कई बार ऐसा होता है कि ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, 2-4 क्वेश्चन आपने कहीं पे पढ़े हुए नहीं है,
और अगर आपने ये मेंटल एक्सरसाइज पहले से नहीं कर रखी है, सी ये वही है ना, पहली बार ब्रेकअप होता है तो दिल टूटता है, पता नहीं लोग क्या क्या करते हैं, तो पहली बार है, फिर दूसरी बार, तीसरी बार, फिर तो आप पार्टी करते हो, पता है मेंटली पता है क्या होता है। तो सेम वही है, पहली बार जब आप एमसीक्यू दोगे, पहली बार डायरेक्ट एग्जाम में जाके बैठोगे तो फिर ब्रेक डाउन ही होने वाला है। लेकिन उस एक्सपीरियंस को जब आप 2 बार, 5 बार, 10 बार, जितनी बार लोगे तो बाद में आपको पता है कि उसके अप्स एंड डाउन्स क्या है। तो पूरी तैयारी के साथ आपने जितना भी पढ़ा हुआ है पूरे दिन में उसको रिवाइज कीजिए, और हर अल्टरनेट डे पे, क्योंकि लास्ट के आपका एग्जाम कब है, 14 को है, 13 को है, एग्जाम की डेट क्या है? 20th Feb sir. 20th। यस सर, 20। 20 Feb. ओके, सो आप मान के चलिए कि तो पहले के 10 दिन तो छोड़ ही दीजिए, ये सिर्फ रिवीजन है यहाँ पे, मतलब अभी तो ये सोच के चलिए, तो आपके पास हार्डली 23 दिन अब है, और आपके पास 17-18 दिन है। 17-18 दिन में से 3-4 दिन आप वैसे हटा दीजिए, कहीं और आपको देने पड़ गए या जो भी है, तो आपके पास हार्डली 15 दिन है। इन 15 दिन में सारे मॉक्स कवर करने की कोशिश कीजिए, और यहाँ पे ही जो कोर्स करेक्शन है यहाँ पे ही आपको करना है। एंड यस, आप इंग्लिश ले लो, मैथ्स ले लो, कुछ भी ले लो, 20% क्वेश्चन ऐसे आ ही जाएंगे जो शायद आपने पहले ना किए हो, कुछ उन्होंने अलग से पूछ लिया हो, ये आ ही सकते हैं, इसकी हमेशा पॉसिबिलिटी रहती है। तो इसको भी कैसे मैनेज करना है, ये सारी चीजें मॉक दोगे तभी समझ में आएगा। ओके, तो यहाँ पे अल्टीमेट सजेशन यही है मेरा कि मॉक्स दीजिए, अपनी सारी चीजें पढ़िए, अपने आप को शांति से बैठ के एनालाइज कीजिए कि अभी मेरी कहाँ पे कमी है, कितना मुझे अभी टाइम देना है। यस, अभी भी बहुत आपके पास टाइम है, कंफर्टेबली इस एग्जाम को क्लियर आप कर सकते हैं। और यहाँ पे तो इस मार्ग में आपको अच्छी गाइडेंस मिली भी है, तो आपने कोर्स भी अच्छे से भर दिया है, उसकी कट ऑफ भी पता है। बट ये सारी चीजें वो है जो आपको एश्योर सक्सेस की तरफ ले जाएंगी। उस दिन अगर जाके आप दोगे तो मॉक्स को बिल्कुल भी ऐसे मत लीजिए लाइटली। मैं बता रहा हूँ, जितनी आपने क्लासेस लिए उसकी वेटेज जितनी होगी उतनी ही वेटेज आने वाले टाइम में जितने मैक्सिमम आप क्वेश्चन दोगे। यहाँ पे जीके के भी हम कोशिश कर रहे हैं कि 500, 600, 700 क्वेश्चन आपको दे दे। आपको भी अगर कोई क्वेश्चन कहीं से मिल रहा है ग्रुप पे डाल दो, और बाकी बच्चे उसको खुद एनालाइज करने की कोशिश करें कि अच्छा ये क्वेश्चन है, खुद अपने लेवल पे उसको आंसर करने की कोशिश करें। एंड सेम चीज है टाइम मैनेजमेंट। आपको वो एमसीक्यू तब सॉल्व करना है, फ्री टाइम में तो आसान लगेगा, लेकिन जब एक आप फिक्स टाइम में बैठ के देंगे तो आपको पता चले। ठीक है, तो मेरी अभी तक ये सारे, आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि आप सभी लोगों ने कर लिया होगा, बट नहीं किया है। ओके, चलो, तो इससे रिलेटेड आई गेस आप सभी लोगों को कुछ पूछना ही होगा, और ये मेरी हम्बल आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट भी है, सजेशन भी है, एज अ टीचर, एज अ दोस्त, एज अ भाई, इसको कर लेना। अदरवाइज बाद में फिर ये ये इट्स एग्जाम क्रैक करना इंटेलिजेंस है, ठीक है सारी बातें, लेकिन इसमें ये मेंटल एक्सरसाइज है जो आपको करनी होगी। आप में एप्टीट्यूड कम है, काम चल जाएगा अगर आप इस एक्सरसाइज को कर रहे हो। आप सुपर ब्रिलियंट हो, इसको करोगे नहीं होगा। सी, एक जस्ट आपको एग्जाम्पल ही दे रहा हूँ, यूपीएससी का वो आता है, पेपर 1 जीके का होता है, पेपर 2 सीसेट का होता है। जस्ट बेसिक इसमें कैलकुलेशन आती है, बेसिक भी नहीं बोलेंगे, थोड़ी सी एडवांस मान लो, और इसमें कट ऑफ है सिर्फ 33%, यानी कि आउट ऑफ 267 मार्क्स लाने। कैन यू इमेजिन जो आईआईटी वाले बच्चे हैं, आईआईटी जो क्रैक करके बैठे हो, आईआईटी दिल्ली से, आईआईटी बॉम्बे से, उन पे ये क्लियर नहीं होता कई बार, क्योंकि हुआ क्या, ओवर कॉन्फिडेंस है। हमारी तो कैलकुलेशन बहुत अच्छी है, ठीक है, होता भी है ऐसा, लेकिन उस दिन जब आप 2 घंटे के टाइम फ्रेम में बैठे, और ये एक एग्जाम नहीं है, आपकी पूरी लाइफ इस पर डिपेंडेंट है, और आप सभी लोगों की अलग अलग सोशल और इमोशनल और इकोनॉमिक कंडीशन इस एग्जाम से जुड़ी हुई है। तो जैसे ही वो फिर एग्जाम नहीं रहता है ना, वो आपकी पूरी लाइफ का वो बन जाता है। तो जिस दिन आपका वो एग्जाम का 2 क्वेश्चन भी गलत हुए ना, आप सारा उस पे ले जाते हो, तो ये होगा मेरे साथ, क्या करूंगा, पूरे साल खाली बैठूंगा, इमोशनली डिसबैलेंस हुए, तो ये सारी चीज फिर खत्म। तो जब आप प्रैक्टिस करते हो तो ये सारी चीजें, फिर ये इसी को मैं बोल रहा हूं डीप साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग। तो आपकी साइकी ट्रेन हो जाती है, तो आप फिर अपने आप ही उस तरीके से उस चीज को करते रहते हैं। ठीक है, इस चीज को समझिए। इंडिया में तो खैर इस चीज को कोई समझता ही नहीं है। ये डीप साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग वही है कि आज के आप जैसे और हम जैसे जो यूथ है वो कंप्यूटर को लेते हैं, पूरा फटाफट लिखना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन आप देखिए आपके पेरेंट्स आते हैं,
जो बहुत स्मार्ट है, टैलेंटेड है, उनको आप कंप्यूटर बताइए, जिन्होंने पहली बार नहीं देखा, दे विल फाइंड कि ए कहाँ है, उसके बाद फिर ढूंढेंगे 10 मिनट के बाद फिर कहीं और, इस स्क्रीन पे ही वो 10 चीजों को देखेंगे, अच्छा ये नेशनल है, फिर लाइफ में कहाँ है, क्योंकि हमने वो बहुत टाइम से किया है, रिपीटेशन कई बार हुई है। ओके, तो इस प्रैक्टिस को थोड़ा ध्यान में रखिए। ओके, आई होप कि मैं इसको बहुत ज्यादा एम्फेसाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए मैं बार बार भी इसको बोल रहा हूँ। इस टाइम पे कुछ भी जरूरी नहीं है, आप कितना भी पढ़ लो, लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली एमसीक्यू सॉल्व नहीं कर रहे हैं तो कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, 1000 में से 2 4 5 बच्चों का हो जाएगा, बाकी का नहीं होने वाला है। तो प्लीज जितना हो सकता है अपने ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज लगाइए, जितने ज्यादा से ज्यादा आप लगा सकते हैं। कंफ्यूज होइए, गलती कीजिए, उन गलतियों को पहले सुधारिए, सो दैट एग्जाम वाले दिन हम वो गलतियां ना करें। ठीक है, ये ह्यूमैनिटीज सी, इस एमसीक्यू सॉल्व करने में जो इंजीनियर्स होते हैं वो हमेशा से अच्छे होते हैं एमसीक्यू सॉल्व करने में, क्योंकि उन्होंने आईआईटी की तैयारी की हुई है, साइंस वाले बच्चों ने, उन्होंने हमेशा से एमसीक्यू सॉल्व किए हुए हैं, तो उनका माइंड उस डायरेक्शन में सोचता है। बट जितने भी ये सोशल साइंस वाले बच्चे होते हैं, ये थ्योरीज पढ़ते हैं, इनका माइंड एमसीक्यू वाले फॉर्मेट में अच्छा काम नहीं करता है, कंपैरेटिवली ये स्टडी हो चुकी है। तो आपको थोड़ा सा इस कंडीशन को समझ के और ज्यादा ध्यान देना है एमसीक्यूज पे। ओके, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं, हाँ ये भी होता है, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं नॉलेज बेस सेम है, ये स्टूडेंट ए है और ये स्टूडेंट बी है, नॉलेज बेस सेम है, लेकिन इसकी जो गैसिंग एक्यूरेसी है वो 40% है, और इस बच्चे ये जो गैस मारता है वो 70% है। ये ऐसा भी होता है कि एक बच्चा जो गैस मारता है उसकी जो परसेंटेज है, प्रोबेबिलिटी है सही होने की, वो बहुत ज्यादा है, दूसरे बच्चे की नहीं है। तो आपको ये भी देखना है कि नहीं यार मैं गैस नहीं मारूंगा। एक बच्चा मैथ्स का क्वेश्चन पढ़ा, उसे लगे ये वाला ये पॉइंट होगा, कई बार बिना कैलकुलेट करे जस्ट देखते के साथ ही समझ में आ जाता है। तो ये सारी चीजें जितने आप एमसीक्यू सॉल्व करोगे तभी समझ में आएंगी, नहीं आएंगी पहले। सो जीके के लिए तो यहाँ पे एक ग्रुप हो ही गया। आपके पास 10 मॉक हैं, जैसा मैंने आपको बताया, अगले 15 दिन में, एट मैक्स 15 दिन में जल्दी से जल्दी इन चीजों को वो कीजिए, खत्म कीजिए, और अपना एक खुद का एनालिसिस कराइए कि यहाँ पे मैं फंस रहा हूँ, और फिर टीचर के साथ बैठिए। यहाँ पे देखिए अचल सर भी आपको इतनी फैसिलिटी दे रहे हैं कि कभी भी पूछ के आप खुद डाउट क्लास लगवा लीजिए, ऐसा नहीं मिलता है हर जगह। तो यहाँ पे हर एक फैकल्टी के साथ बैठिए जिसमें भी आपको इशू लग रहा है, और उसको सॉल्व कीजिए। अल्टीमेटली यहाँ पे आप एग्जाम को क्रैक करने आए हैं, और तो अल्टीमेट पर्पज अब यही होना चाहिए, ज्यादा भाषण नहीं दूंगा। सो ठीक है, आपको कोई डाउट पूछना है, कुछ बताना चाहते हो, पूछना चाहते हो तो पूछिए, अदरवाइज फिर हम स्टार्ट करते हैं। सर मुझे एक बात पूछनी थी सर, जब मॉक देते हैं तो हमें, जैसे टेस्ट नेट में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो जब हम एग्जाम देंगे तो हम 100 टोटल क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे, बट मॉक देते टाइम मुझे थोड़ा कंफ्यूजन रहता है कि जो क्वेश्चंस मुझे एक्यूरेटली कंफर्म पता है, मुझे सिर्फ वो मार्क करने चाहिए, या मुझे गेस वर्क करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? टेस्ट के फॉर्मेट से चलिए मैडम, टेस्ट के फॉर्मेट से चलिए। टेस्ट में नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो फिर दबा के दीजिए, इसमें भी आप कीजिए, ठीक है ना। इसमें सर अगर बट उसमें इसमें अगर नेगेटिव मार्किंग हो रही है तो देख लो ना, बाद में चेक कर लो, अच्छा ये मेरे मार्क्स जो कट गए ये नहीं कटने चाहिए थे। सर मॉक्स में नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है, बट फिर मुझे थोड़ा ये डाउट रहता है कि एक्यूरेटली मुझे पता नहीं लगेगा कि मैं कहाँ एग्जैक्टली स्टैंड करती हूँ। एक और अगर आप सभी लोगों को ये लग रहा हो कि मैं तो उन्हें ही अटेम्प्ट करूंगा जिनमें मैं 100% श्योर हूं, उनमें ही अटेम्प्ट मैं करूंगा, तो ऑलरेडी 98%, चलो मैं लिख रहा हूं 98% ऑलरेडी रेस से बाहर हो जाओगे अगर आप सिर्फ 100% वाले को ही आप करोगे मार्क। सी, आपके पास ऑप्शन है ABCD, आप सभी लोग इस बात को मानेंगे कि मोस्ट ऑफ द केसेस में, अगर आपको, मैं ये नहीं कह रहा कि किसी में कुछ नहीं पढ़ा है, लेकिन अगर आपको मानिए कि 40 क्वेश्चन आपको एक्यूरेट आंसर नहीं पता, तो इन 40 में से 30 ऐसे मिल जाएंगे जिनके आप 2 ऑप्शन इजीली एलिमिनेट कर पाए। और सर मिल जाएंगे या नहीं मिलेंगे? और सर ये तो एक बोनस पॉइंट है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो हम अटेम्प्ट कर सकते हैं, बिल्कुल। और क्योंकि मैं जब यहाँ हमने पे जैट दिया था तो जैट में बहुत ऐसे स्टेक्स हाई थे कि क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी होती है उसमें, तो अगर बिल्कुल भी श्योरिटी नहीं है तो हमने अटेम्प्ट ही नहीं किया था वो क्वेश्चंस। अगर कोई बच्चा इस बात में श्योर है ना कि उसको चारों में से एक को भी वो एलिमिनेट नहीं कर पा रहा है, तो बिल्कुल फिर छोड़ दो, फिर मत करो।
अगर नेगेटिव मार्किंग है तो फिर बिल्कुल मत करो। बट अगर देखिए सी अब यहाँ पे टेस्ट में तो नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं ना, तो यहाँ पे तो आपको करना ही करना है। बट अगर किसी एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी हो ना, तो आपने ए एलिमिनेट कर दिया, 3 है तो भी मत करो। लेकिन अगर आपने 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए ना, और आपके पास आपको 100% श्योर है कि ईदर बी और ईदर सी है, नेगेटिव मार्किंग भी हो ना, तो भी कर दो। आई गारंटी, यहाँ पे लिख के दे रहा हूं, आई गारंटी कि आप पॉजिटिव ही रहोगे। अगर आपने ऐसे 10 क्वेश्चन लगाए और लेट से एक क्वेश्चन का 2 मार्क है, और आपके अगर लेट से 3 भी सही रहे और आपके 7 भी गलत हो गए, तो भी ये आपको नेट थोड़ा बहुत 0 पे छोड़ेगा, नेगेटिव में नहीं लेके जाएगा। 99.9% चांस है कि आप पॉजिटिव ही रहोगे। कम से कम ऐसा वर्स्ट केस में ऐसा हो सकता है कि आपको कुछ भी ना मिले, ये हो सकता है, लेकिन आपके मार्क्स नहीं काटेगा। सो इस एलिमिनेशन को भी सीखो, ये स्मार्ट गैसिंग होती है। ऐसा नहीं है कि आप फिर वो कर रहे हो कि जय माता दी ए जय माता दी बी, वो नहीं करना है। आपने बहुत सारी चीजें लॉजिक लगाते हो, अच्छा ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, तो ये आप अपनी जो नॉलेज बेस्ड है उसको यूज करके गैस करते हो, ठीक है। तो ये मैं आपको बता रहा हूं कि नॉलेज गेन करना इन एमसीक्यू वाले एग्जाम में सिर्फ 30% वेटेज है, और उसको अप्लाई करना, एक स्ट्रेटेजी बनाना 70% वो है, अपने माइंड को ट्रेन करना, वो फिर वेटेज है। उस टाइम पे कॉन्फिडेंस में रहना, ठीक है। और अगेन बहुत मैं इसको चिल्ला के बोल रहा हूँ, बहुत इसको एम्फेसिस कराने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इसको थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है। वो हम स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम इस पे वेस्ट नहीं करते। थैंक यू सर। ओके, ठीक है, इसको बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। ये मिट क्यों नहीं रहा? ओके, सो अभी ये 10-20 सेकंड लेगा। कुछ बच्चे को डाउट पूछना चाहते हैं तो दे में आस्क। मैं सर आपने एक पोलाइटी की क्लास तो नहीं थी, 2-3 दिन पहले आपने 60 कुछ ऐसे फैक्ट्स बताए थे पोलाइटी के बारे में। तो उसमें यूनियन वर्सेस फेडरल के बारे में आपने पॉइंट लिखवाया था, और आपने बोला था आपको बाद में याद दिलाने, क्योंकि आप उसको थोड़ा डिस्कस करोगे। ओके, सी आई गेस मैंने आपको स्क्रीनशॉट एक ग्रुप में उस दिन भेजा था, आई गेस, यहाँ पे फेडरल वर्सेस यूनिटी था। एक बार जाके चेक करना, मैंने एक स्क्रीनशॉट उस दिन शेयर किया था। अच्छा सर, ओके, किया था ना मैंने? देखना पड़ेगा सर। अरे बाकी बच्चे तो बताओ, किसी ने ध्यान दिया होगा? यस सर, किया था। किया था ना, तो उसमें उसको अब देखो, सुनिए, अब आप सभी लोगों का ये, किसी ने, मैं आप सबके लिए नहीं बोल रहा, लेकिन आई गारंटी कि बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता होगा कि उसमें था क्या। अब उससे रिलेटेड किसी बच्चे ने मेरे से अभी तक कोई डाउट नहीं पूछा है, कोई डाउट नहीं पूछा है, एंड आई गारंटी कि 100% बच्चों को तो वो सारी चीजें समझ में नहीं आई होंगी। सी यहाँ पे है वो ना यार, क्लास 16th के बाद हुई, मतलब अभी हुई है 1-2 दिन में। कोई पिक्चर नहीं दिख रहा मुझे। जो किसी ने देखा है तो फॉरवर्ड कर सकते हो मैं फिर से ग्रुप पे। ओके चलो देख लेना, जो भी है, नहीं है तो मैं वापस भेज दूंगा। सी आप सभी बच्चों को है ना, क्या मैं बोलूं कि इंडिया का अगर 100% यूथ है ना, ये 100% यूथ है, और आप इस यूथ की डिफाइनेशन, अगेन चलो यूथ की डिफाइनेशन नहीं दे रहा, ये 100% देश का यूथ कितना होगा? यूथ पॉपुलेशन है हमारी ऑलमोस्ट, आप मान के चलिए कि कितना है, 45 CR के आसपास है, इससे थोड़ी सी ज्यादा है। ये मैं वर्किंग एज में बोल रहा हूँ, एडोलेसेंट को और जो उनको मैं इसमें काउंट नहीं कर रहा हूँ। तो इस यूथ में से आप क्रीम ऑफ द क्रीम हो, आप टॉप 1% में हो जिनको ये सारी प्रिविलेज मिली हुई है। प्रिविलेज मिली हुई है कि उनकी फैमिली उनको पढ़ा रही है, किसी और चीज के लिए फोर्स नहीं कर रही है, प्लस उनको फाइनेंशियली कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, प्लस उनको बेस्ट ऑफ दी जो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो मिला हुआ है, प्लस बेस्ट ऑफ दी आपको मेंटोर्स मिले हुए हैं, या लेट्स से कोचिंग मिली हुई है, बुक्स मिली हुई है। 1% और अगर आप अभी भी अपने काम को 100% सीरियस एफर्ट के साथ नहीं करोगे,
तो यस इट इज इनजस्टिस। ये जो बाकी 99% बच्चे हैं ना, उनके अगेंस्ट इनजस्टिस हो रही है, उनको शायद ये मौका मिलना चाहिए था। अगर आप नहीं करोगे, अगर आप अपना 100% दे रहे हो इसको, तो समहाउ हाँ लीगली तो गलत नहीं होगा। यू विल से कि सर आपका क्या जा रहा है, हमारी फैमिली पैसे दे रही है, हम प्रिविलेज है, तो लीगली तो ये सही है, बट इथिकली और मॉरली तो ये कहीं ना कहीं 90% लोगों के साथ इनजस्टिस हो रही है कि जस्ट बिकॉज ऑफ देयर, एंड स्पेशली इन इंडिया। इंडिया की बात कर रहा हूँ, वेस्टर्न कंट्रीज में तो हर लोगों को मिल ही जाता है, तो ये अपॉर्चुनिटी सिर्फ 1% बच्चों को मिल रही है, भारत के 99% को तो मिल ही नहीं रही है। तो यहाँ पे अगर आप अपना 100% नहीं लगा रहे और यहाँ पे सिर्फ आप टाइम पास वाले एटीट्यूड से बैठे हैं, तो इट्स तो इथिकली और मॉरली तो थोड़ा आपको सोचना चाहिए। ओके चलो ठीक है, भाषणबाजी बहुत हुई, अगेन कैपिटलिज्म है। ओके सो किस पे थे हम? लास्ट क्लास में क्या था, तो कोई बताएगा किस पर्टिकुलर क्या हमने पॉइंट कवर किया? 79 पॉइंट कवर कर लिया था। अच्छा ये हो गया, ठीक है। तो सेंट्रल ये हो गया, अर्बन लर्निंग छोड़ो इसको, इसमें कुछ नहीं है। 80 गवर्नमेंट लॉन्च, ये एक पर्टिकुलर इनिशिएटिव है, इसमें कुछ अच्छा हाँ, अरे यार ये तो अच्छा है। यहाँ पे मैंने रब कर दिया, इसमें कुछ और भी था, चलो बता रहा हूँ, ये अच्छा है, ध्यान रखना। सी गवर्नमेंट ने यहाँ पे क्या किया है, कैन यू नेम दी मिशन, जिस मिशन के अंडर में जो अब्रॉड में सिटीजन्स फंसे हुए हैं, गवर्नमेंट उनको रिपेट्रिएट कर रही है, वापस लेके आ रही है? वंदे भारत। यस, वंदे भारत मिशन। तो ये वंदे भारत मिशन के अंदर, वंदे भारत मिशन के अंदर में जो भी लोग वापस आ रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, उन सभी लोगों का स्किल मैप कर रहे हैं, पता तो चले कि ये लोग किस चीज में टैलेंटेड है, इनका एक्सपर्ट एरिया क्या है, सो दैट हम यूज कर सके उनको। तो ये पर्टिकुलर उस इनिशिएटिव को नाम दिया गया है। तो वंदे भारत मिशन ने याद रखना, वंदे भारत। ओके ये रीनेम्ड है, छोटा है, लो प्रायोरिटी है। गवर्नमेंट सेट राइट एक्सपोर्ट प्रमोशन फोरम। सी इंडिया का जो राइस है उसकी क्वालिटी बहुत पुअर है, तो एक्सपोर्ट हम कर सी अगर आप देखते हैं तो हमारी जो एग्रीकल्चर है, राइस के लिए आप क्या यूज करते हो, बेसिकली हम फर्टिलाइजर यूज करते हैं, यूरिया। तो हमारी जो सॉइल है पंजाब हरियाणा में स्पेशली देखो तो ऑलरेडी वो सैंड, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सॉइल एंड सैंड, सॉइल वर्सेस सैंड, डिफरेंस क्या है? तो न्यूट्रिएंट कंटेंट दोनों में। हाँ, तो इसमें क्या होता है, सॉइल में ऑर्गेनिक कंटेंट होता है, इसमें कुछ भी नहीं होता, जस्ट यहाँ पे ये टाइनी पार्टिकल्स हैं और कुछ भी नहीं है, ऑर्गेनिक यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो हमारी जो पंजाब एंड हरियाणा की सॉइल है वो सैंड बनती जा रही है, और हम इस सैंड में ही क्या कर रहे हैं, फर्टिलाइजर मिलाते जा रहे हैं और प्रोडक्शन देख रहे हैं। तो हमारे यहाँ का जो राइस है उसमें सिर्फ यूरिया है, कोई विटामिन है कुछ नहीं है। इसलिए आप देखिए हमारे देश में ये कॉन्ट्रडिक्शन है। मैंने आपको बताया था कि इंडिया में फूड प्रोडक्शन बहुत अच्छी है, फूड प्रोडक्शन तो अच्छी है, बट हमारे देश में माल न्यूट्रिशन है। हम अपने देश के ज्यादातर लोगों तक खाना तो हमने पहुंचा दिया है, कैलोरिक डिफिशियंसी नहीं है, बट स्टिल खाना पहुंच गया है लेकिन उसमें विटामिन नहीं है, तो फिर माल न्यूट्रिशन हो रहा है। तो ऐसा आप फूड प्रोड्यूस कर रहे हो, उसका अल्टीमेट फायदा ही क्या है, जो आपकी बॉडी को जो नेसेसरी न्यूट्रिशन और विटामिन वो नहीं दे पा रहा है। तो ये अगेन इसका एक मेन रीजन ये भी है कि पंजाब और हरियाणा जो मेन हमारा एक अच्छा खासा इलाका है, फार्मर पैडी और वीट की साइकिल में फंसे हुए हैं। अगेन चलो मैं बताऊंगा। तो राइस ये तो पूरा ही लंबा चौड़ा इशू है। राइस आप सबको पता है, ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो राइस हमारी एक खरीफ क्रॉप है। खरीफ आप क्या होता है, सीजन समर वाला खरीफ क्रॉप है, और इसको वाटर इनटेक चाहिए होता है 150 से लेके 200 सेंटीमीटर का इसको रेनफॉल चाहिए होता है। ठीक है, स्क्रीन आपको दिख रही है? नो सर। नहीं सर, विजिबल नहीं है। यस विजिबल है। ठीक है, तो यहाँ पे तो 150 से लेके अगर आप देखते हैं तो 200 सेंटीमीटर यहाँ पे आपको रेनफॉल चाहिए। सो अगर इसके लिए राइस के लिए, लेकिन ऑन दी अदर साइड अगर आप वीट देखते हैं तो वीट के लिए, वीट एक राबी क्रॉप है। राबी का सीजन ये विंटर वाला होता है,
जहाँ पे नवंबर में आप फसल लगाते हो, अक्टूबर नवंबर में, एंड देन हार्वेस्ट करते हो अप्रैल में, और इसको आपको रेनफॉल चाहिए कितना, लगभग 50 से लेके 60-80 सेंटीमीटर तक। तो अगर आप इंडिया में देखेंगे, ये इंडिया का बना दिया मैंने छोटा सा मैप, तो रेनफॉल पैटर्न किसी को पता है? नहीं पता है? चलो मैप मैंने जल्दी जल्दी में बना दिया है आपको थोड़ा सा समझाने के लिए। सो इंडिया में ये आपका रेनफॉल यहाँ से ज्यादा होता है, इस डायरेक्शन में कम होता चला जाता है। तो यहाँ पे होता है आपका 200, यहाँ पे जाएंगे 150, फिर 100, दिल्ली आते आते 60 हो जाता है, पंजाब हरियाणा में 50 के आसपास तक पहुंच जाता है ऊपर। ये मैं नॉर्थ इंडिया की बात बता रहा हूँ, ये नॉर्थ इंडिया में कम होता है। ऐसा क्यों कम होता है? ज्योग्राफी कभी पूरा पढ़ा था तो आपको समझाता। अभी मान लो कि बस कम होता है, तो आप देखेंगे कि ये जो इंडिया की ईस्ट बेल्ट है, ये राइस के लिए है और ये व्हीट के लिए है। इसलिए अगर आप फूड हैबिट में देखेंगे, जो यूपी, ईस्ट यूपी के हैं, बिहार के हैं, बंगाल के हैं, उनको राइस 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 चाहिए होता है। लेकिन पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली वाले लोग इन्हें व्हीट 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 चाहिए होता है। बट अब क्योंकि गवर्नमेंट फिक्स्ड एमएसपी दे रहा था राइस पे, तो पंजाब और हरियाणा के लोगों ने क्या प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया? राइस। क्लाइमेटिक कंडीशन उनको वहां पे वाटर इतना नहीं है, रेनफॉल से इतना वाटर नहीं मिलता है, लेकिन क्योंकि पंजाब में इलेक्ट्रिसिटी फ्री है, इलेक्ट्रिसिटी पूरी सब्सिडाइज है, तो फार्मर को कोई खर्चा ही नहीं करना है। एक बार समरसेबल खरीद लो, पंप लगा लो, पानी आता रहेगा, इलेक्ट्रिसिटी का पैसा ही नहीं देना। और जो भी आप राइस प्रोड्यूस करोगे सरकार फिक्स रेट पे खरीद लेगी। तो ये वहां की पूरी कल्चर है। अगेन है तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, बट इतना समझ जाना। अब समझ में आया, व्हीट यहाँ पे होता है और राइस आपका ईस्ट साइड में होता है। ठीक है? यस सर। कुछ ये नए जीआई प्रोडक्ट थे, इनको बाद में देख लेना। जीआई टैग आप सभी को पता है, 4-5 याद कर लेना। गोरखपुर का टेराकोटा था, तेलंगाना की ये कुछ क्लोथ्स थे, झारखंड में ये एक पर्टिकुलर पेंटिंग थी, इनको जीआई टैग मिला हुआ है। इनकी जस्ट एक बार इमेजेस देख लेना तो आप थोड़ा सा मेमोराइज इनको कर लोगे। ज्यादा इसको रट्टा मारने की दो और थे, कश्मीर का सैफरन और एक और जगह का। वो तो ट्रेडिशनल है सर, ऑलमोस्ट बहुत सारे, आई गेस कितने होंगे, 500-600 के करीब ऐसे प्रोडक्ट होंगे जिनको जीआई मिल चुका है। नहीं सर, रिसेंट वाला एक मणिपुर का राइस भी था स्पेशल। हाँ, तो रिसेंट वाले भी ब्लैक राइस ब्लैक राइस देख लेना। कुछ बहुत ही ज्यादा यूनिक हो तो मेमोराइज करना, बट एक बार जस्ट ऐसे ही पढ़ लेना, ठीक है? अदरवाइज इनको करंट ही करंट देखोगे 20-30 मिल जाएंगे और फिर मेमोराइज नहीं, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है इन सबको याद रखना। मुझे खुद याद नहीं होता, सारे याद नहीं कर पाओगे, बस एक बार देख लेना। सर आपने तेलंगाना के आगे क्या लिखा हुआ है? क्लोथ्स, ये टेराकोटा सर। इसके नीचे रूरल क्लोथ्स, ये एक रुमाल क्लोथ्स है। अच्छा। रुमाल क्लोथ्स क्या है मैंने नहीं देखा है, बट होगा कुछ, एक बार जाके, अगेन ये मैं बोल रहा हूँ, इमेज आप चेक कर लेना तो पता चल जाएगा। जीआई किसी ब्लैक राइस कहाँ का बोला? मणिपुर originates from China actually। ठीक है, एक हाँ वो कर लेना, वो कड़कनाथ चिकन तो ये कड़क, ये ब्लैक होता है और इसमें प्रोटीन बहुत होता है। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इसको एक बार चेक कर लेना, ये आपका है तेलंगाना का। तेलंगाना मध्य प्रदेश में से किसी एक का है, एक बार इसको चेक कर लेना। है बहुत ही न्यूज में रहा था, अभी का नहीं है, 1-1.5 साल पुराना है, बट ये जीआई टैग में सबसे ज्यादा न्यूज में था। और बंगाली रसगुल्ले की तो मैं डिबेट बता ही चुका हूँ। रसगुल्ला, बंगाली रसगुल्ला एंड उड़ीसाई रसगुल्ला। यस। ओके। UIDAI allowed Aadhaar updation facility through CCSE। UIDAI यूनिक आइडेंटिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो आधार ये इशू करती है। और आधार में मेन जो चीज है वो क्या है कि ये आधार को आप ऑथेंटिकेट कर सकते हो। आधार में मेन चीज वो एक आईडी नहीं है, मेन चीज है ऑथेंटिकेशन। अगर आप एक जगह फिंगरप्रिंट अपना स्कैन कर रहे हो तो वो डेटा यूआईडी के पास जाता है और ये बोल देता है कि यस, आपने जो डिटेल डाली है वो इसी पर्टिकुलर फिंगरप्रिंट का है। तो आधार को आप ऑथेंटिकेट कर सकते हो, ये इसको बहुत ज्यादा एक यूनिक बनाता है।
तो वो ऑथेंटिकेशन के लिए सीधा कहाँ पे जाता है, वो UIDAI करती है। तो आधार का सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो UIDAI मैनेज करती है। अगेन पहले तो आधार में बहुत कुछ वो था, तो मैं डिस्कस करता था कि आधार में आपकी कौन कौन सी आईडीज लगती हैं, क्या इंफॉर्मेशन है, बट अभी तो वो इतना न्यूज में नहीं है, 2018-19 में था, तो इस बार उसको जाने देते हैं। ठीक है, तो CSC का फुल फॉर्म क्या है? ये होते हैं कॉमन सर्विस सेंटर। कॉमन सर्विस सेंटर ये किसके अंडर में आते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, MEITY एंड टेलीकॉम करके है। तो ये क्या होता है? सी कॉमन सर्विस सेंटर एक सेंटर ही है, रूरल इलाके में, अर्बन इलाके में भी है। तो आपको डिजिटली कुछ भी करना है, अपना कोई पैन कार्ड के लिए अप्लाई करना है, किसी स्कीम के बेनिफिशियल के लिए जाना है, उसके लिए जाना है, तो आप इन कॉमन सर्विस सेंटर पे जा सकते हैं। इट्स काइंड ऑफ गवर्नमेंट की जो आपको डिजिटल सर्विसेज मिलती हैं, डिजिटल सर्विसेज मिलती हैं, वो आपकी कॉमन सर्विस सेंटर पे मिलती है। आई होप इतना समझ में आया होगा। नेशनल लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट्स, ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने रिलीज की हैं, तो ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, जस्ट ऐसे ही था, तो इसको जाने दीजिए। ये चितरंजन लोकोमोटिव ने एक इसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया और लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में रजिस्टर्ड है, इसलिए थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ। इसने क्या किया है, 436 लोकोमोटिव्स मैन्युफैक्चर्ड किए हैं, 436 लोकोमोटिव मैन्युफैक्चर्ड किए हैं, तो वो अपने आप में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड था इन 292 वर्किंग डेज। बस इतना याद रखना, और इससे ज्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। Now, Indian Oil Corporation became first company to begin with supply of B6 fuel. See, आपको एक चीज याद रखनी है कि भारत, हमारे जो कार इमिशन नॉर्म्स है और जो फ्यूल नॉर्म्स है वो होते हैं, भारत स्टेज आपका 1 आया, फिर भारत स्टेज 2 आया, फिर 3 आया, और फिर आपका 4 आया। अब हमारे देश में अब से पहले 4 ही था, तो इस गवर्नमेंट ने क्या किया कि अच्छा, ये जो हमने BS लेके आए हैं, ये बेसिकली हमने यूरोप का मिमिक किया है। तो पहले था यूरो 1, यूरोप में यूरो 2, यूरो 3, तो अब सरकार ने क्या किया है, BS 5 को मिस कर दिया है, डायरेक्ट BS 6 पे पहुंच गए। तो ये बस याद रखना है कि BS 5 हमारे देश में नहीं आया, 4 से डायरेक्टली जंप मारा है 6 पे। तो यूरोप का जो 5 था वो हम नहीं लेके आए हैं, डायरेक्ट 6 पे आ गए, क्योंकि ऑलरेडी 5 पे आते फिर 6 पे आते 5-6 साल और लेट हो जाते। और एनवायरनमेंट वैसे ही अब एक सेंसिटिव टॉपिक है, पॉल्यूशन का इफेक्ट हम हेल्थ इफेक्ट देख ही रहे हैं। तो ब्यूरो 6 आपकी कार भी आ गई है और फ्यूल भी आ गए। तो फ्यूल में भी क्या होता है, इसमें सल्फर बहुत कम होता है, सल्फर का अमाउंट अल्ट्रा लो होता है स्टिल है। सल्फर से क्या होता है, एसिड रेन होता है। तो सल्फर ये आपका कार के इमिशन से, कंबशन से निकलता है, और उसके बाद ये आपका एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर की बाकी गैसेस से इंटरेक्ट करता है। और जब भी रेन होती है ना, तो रेड कलर का रेन के साथ एक आपका ये सल्फर नीचे अर्थ की सरफेस पे आता है, और ये काइंड ऑफ एक इरोसिव होता है, तो ये कार का पेंट खराब कर देता है। तो इस फिनोमिना को हम एसिड रेन बोलते हैं। तो सल्फर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन। तो ये जस्ट आपको याद रखना है कि इट हैव अल्ट्रा लो सल्फर कंटेंट। एंड I think it is around 10 ppm. I think अभी 6 का I think. नहीं, ये 10 ppm वो उसमें है तुम्हारा, वो है तुम्हारा किसमें है, ये ppm वाला ऑयल फ्यूल में नहीं है। वो जो तुम्हारा पार्टिकल पर मिलियन है वो है इमिशन, इमिशन फ्रॉम डीजल कार, डीजल और पेट्रोल कार। Okay, sir. वो इसमें दो चीज है, एक तो ये हो गया तुम्हारा फ्यूल में कितना सल्फर है, दूसरा है कार जो चलेगी उसका इमिशन निकलेगा, उसमें कितना सल्फर है। तो जो तुम PMM पार्टिकुलर मैटर बता रहे थे ना, वो आई गेस पहले कितना था, पहले 50 था, 50 अभी 10 है इसके BS 6 के साथ। 50 या 40 था, अब 10 हो गया है। तो वो है कार से इमिशन कितना निकल रहा है, ये है जो आप फ्यूल यूज कर रहे हो उसमें कितना है। ओके सर, ठीक है, ये वाली रेगुलेशन है। तो वो भी एक, तो वो इकोलॉजी वाले में मैं थोड़ा और बता दूंगा। तो एक आपको याद रखना है कि इंडिया ने BS 4 आपका स्किप कर दिया था, डायरेक्ट BS 6 पे आए थे।
BS6 में सल्फर लो होता है, और ये डीजल वाले एक दो नॉर्म थे, ये मेमोराइज करने हैं, ये मैं आपको इकोलॉजी में बता दूंगा, इसको स्टार मार्क करके रख लेना, ठीक है। IOC फर्स्ट बीके में इस पे MCQ नहीं आएगा, बस ये BS6 समझाना था, ये न्यूज में था। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं OMCs, ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, ठीक है। OMCs आप कई बार सुनते होंगे, OMCs। गवर्नमेंट रिकॉन्स्टिट्यूट, ठीक है, इसको जाने दो, कुछ नहीं है इसमें। फास्ट ट्रैक कोर्ट फॉर रेप एंड पॉस्को। सो पॉस्को एक्ट के लिए, व्हाट इज द पॉस्को एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसिव एक्ट। तो इसमें रेप केसेस के लिए हमने कुछ फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट बना दिए हैं। तो जस्ट कुछ नहीं है, नॉर्मल हमारे देश में क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में टाइम बहुत लगता है, तो फास्ट ट्रैक जो कोर्ट है ये स्पेसिफिक टाइम मैंडेट के साथ आते हैं। अगेन डिटेल में समझाऊंगा तो इस कॉन्सेप्ट को भी आप इतना अप्रिशिएट नहीं करेंगे। और एक करंट अफेयर था शी बॉक्स। ये शी बॉक्स क्या है, ये स्कूल के बाहर एक बॉक्स है, एंड अगर किसी भी बच्चे का कुछ भी सेक्सुअल रिलेटेड कोई भी अगर एक्सप्लॉइटेशन होता है तो वो अपनी कंप्लेंट इस बॉक्स में डाल सकते हैं। इट जस्ट लाइक कि कई बार ये हेजिटेशन भी होती है कि आप कंप्लेंट कैसे करें, कहाँ जाके करें, तो हर स्कूल के पास ये स्कूल में एक बॉक्स है सी बॉक्स, और आई गेस एक येलो बॉक्स भी था। इसको एक बार मुझे चेक करके बताना येलो बॉक्स क्या था, ये BC से रिलेटेड था। तो सी बॉक्स में आप किसी तरीके की कंप्लेंट डाल सकते हैं। तो काइंड ऑफ ये था कि जो हेजिटेशन है उसको दूर करने के लिए, और एसेसिबिलिटी भी था। ओके, नाउ फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट का क्रिटिसिज्म क्या था, गवर्नमेंट ने क्या किया है दिल्ली ने, कि लेट्स से दिल्ली में 50 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स थे, तो उन्होंने पहले 50 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स थे, तो जब बाद में निर्भया कांड हुआ, रेप के बहुत ज्यादा केसेस बढ़े, तो इन्होंने रेप के केसेस को वेटेज देते हुए इनके ही कुछ 10 केसेस को आपने फास्ट ट्रैक कोर्ट बना दिया। तो नॉर्मली क्या हुआ है कि आपने ऑल ओवर जस्टिस डिलीवरी सिस्टम को एफिशिएंट नहीं किया है, आपने क्या किया है कि ऑन दी कॉस्ट ऑफ अदर केसेस कुछ केसेस को आप थोड़ा फास्टली रेड्रेसल कर रहे हैं। तो बहुत सारे एक्टिविस्ट ये भी बोल रहे हैं कि सर आपने इनको अच्छा कर रहे हो, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, बट आपने क्या किया, अगर किसी के भाई का मर्डर हुआ है, किसी के साथ और क्राइम हुआ है, आपने उनकी जस्टिस डिले कर दी है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। तो उन्होंने बोला है कि आप नए कोर्ट लेके आइए, लेकिन अगर आप, तो आपने इन दोनों के बीच में कंपैरिजन कर दिया है, बट यहां पे भी एक हीनियस क्राइम हो सकता है। तो आपने वन काइंड ऑफ हीनियस क्राइम और सेकंड काइंड ऑफ हीनियस क्राइम, दोनों में आपने एक को वेटेज दे दी है, और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में ये नहीं होना चाहिए। बट अगेन ठीक है, वो एनालिसिस का पार्ट है कि आप अगर सेम कोर्ट में से कुछ को फास्ट ट्रैक बना रहे हो, और स्पेशली रेप रिलेटेड या वुमेन रिलेटेड, तो बाकी लोगों के साथ भी तो इनजस्टिस हो रही है। आप फॉर एग्जांपल किसी SC और ST के साथ कुछ दिक्कत हो रही हो, किसी सीनियर सिटीजन का ब्रूटल मर्डर कर दिया गया हो, तो these are also very heinous crime and rarest of rare category, so we should not ये इन दोनों में वो ना करें। अगेन एक को वेटेज ना देना, तो ये एनालिसिस का पार्ट है, बाद में इसको डिस्कस करेंगे। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में यही हो रहा है। ओके, ये एक पर्टिकुलर सी, तो ओम बिरला हमारे स्पीकर हैं, स्पीकर। नाउ स्पीकर कौन होते हैं? स्पीकर होते हैं आपके लोकसभा में और लेजिस्लेटिव असेंबली में स्पीकर होते हैं। तो नॉर्मली इन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक स्कीम लॉन्च की, और इसमें क्या है कि जो प्रेग्नेंट वुमेन है और जो एडोलेसेंट गर्ल है, उनमें माल न्यूट्रिशन और आपकी विटामिन डेफिशिएंसी को ठीक करने के लिए इन्होंने 1000+ बेनिफिशियरीज को 70 kg की हाई विटामिन डाइट दी है। काइंड ऑफ ठीक है, इन्होंने अपने लेवल पे कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल पे जो कोटा से MP है वहां पे इन्होंने कुछ किया है। तो जस्ट इस स्कीम का नाम याद रखना। इससे आगे अगर आप लार्जर कॉन्टेक्स्ट में देखें तो वी आल्सो हैव सर्टेन स्कीम फॉर प्रेग्नेंट वुमेन्स एट ऑल इंडिया लेवल, लाइक प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की है। इसमें DBT मिलेगा, कितना? 5000 रुपए मिलेगा 3 इंस्टॉलमेंट में। तो यहाँ पे हर इंस्टॉलमेंट
प्रेगनेंसी वीक के साथ इन्होंने कनेक्ट किया है कि इतने वीक पे इतना मिलेगा, फिर बाकी वीक पे, सो दैट जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं वो पर्टिकुलर वीक पे जाएं और जो भी टेस्ट वेस्ट कराने हैं उनको कराते रहें। वन टाइम दे देंगे तो ऐसा ना हो कि वो फिर प्रॉपर चेकअप ना कराएं। फिर डिलीवरी के टाइम पे है तो डिलीवरी भी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी होनी चाहिए, तो हमारे देश में इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी भी बहुत लो है, तो इसीलिए 3 इंस्टॉलमेंट में है। तो 5,000 ये हो गया। उसके बाद एक और स्कीम है, वो है जननी सुरक्षा योजना, इसमें 1,000 रुपए मिलते हैं। तो टोटल अगर आप देखें प्रेग्नेंट वुमेन्स को यहाँ पे दोनों मिला के 6,000 रुपए मिल जाते हैं। और यहाँ पे एक टर्म आपने सुना होगा आशा, अगेन हेल्थ सेक्टर में विलेज लेवल पे बहुत ही बहुत अच्छा काम कर रही है आशा वर्कर्स तो कुछ नहीं है, जस्ट हेल्थ एक्टिविस्ट हैं विलेज लेवल पे। और कई में तो हमने स्टेट ने बोला है कि आशा कौन होगी, जो आपकी विलेज में जो विलेज की बहू होगी तो उसको आशा वर्कर बनाया जाएगा। तो बहुत सारी यहाँ पे हमारे जो सोशल ट्रेडिशन है उनको ध्यान में रखते हुए Sir, what's the full form for ASHA? मेंशन है एक्रीडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। Okay, thank you. ठीक है, तो आशा वर्कर ये जस्ट मैंने ये आपको मेनली फुल फॉर्म के लिए बताया था, कभी ये आ जाए तो आप उसको मार्क कर पाए। मतलब अच्छा क्वेश्चन है, एमसीक्यू इस पे बन सकता है, कई बार बहुत सारे डिफरेंट एग्जाम में आया भी हुआ है। इवन हमारा जो विलेज लेवल है, विलेज लेवल पे अगर हम देखें तो जो हमारा हेल्थ से रिलेटेड, न्यूट्रिशन से रिलेटेड, सैनिटेशन से रिलेटेड, चाइल्ड से रिलेटेड, अडोलेसेंट गर्ल से रिलेटेड, इनसे रिलेटेड जो हमारा ह्यूमन इंफ्रास्ट्रक्चर है विलेज लेवल पे, तो उसमें एक तो हो गई आपकी आशा और उसके बाद फिर हो गई आंगनवाड़ी। तो ये दो हमारा मेन ह्यूमन रिसोर्स है एट विलेज लेवल। एवरी विलेज लेवल पे आपको आशा मिलेंगी और आंगनवाड़ी वुमेन्स मिलेंगी। तो ये ये बैकबोन है इम्प्लीमेंटेशन में। तो अगर आप मतलब ठीक है, अगेन मैं एनालिसिस कुछ बता रहा था बट नहीं बताऊंगा। हमें कई बार क्या होता है, आंगनवाड़ियों को आप जो भी न्यूट्रिशनल पैकेज फूड देते हो बच्चों को बांटने के लिए, क्या कर देती हैं, इसको मार्केट में बेच देती हैं, बच्चों तक नहीं पहुंच पाता है। एंट्री मार देते हैं लेकिन बच्चों तक नहीं पहुंच पाता है। पूरा तो घपला नहीं होगा लेकिन 50-60%। और ये चलो मैं आपको पता है कहाँ का बता रहा हूँ, ये मैंने आपको केस बता दिया नोएडा का। नोएडा में मेरा अपनी केस स्टडी है। Now, can you imagine कि we are talking about a developed city like Noida, Greater Noida, दिल्ली एनसीआर से 50 किलोमीटर दूर है। Now, can you imagine कि यूपी में क्या होता होगा, बिहार में क्या होता होगा, इवन आंगनवाड़ियों तक नहीं पहुंचता होगा, बीच में ही सारा गायब हो जाता होगा। तो ये हमारा पब्लिक डिलीवरी सिस्टम है, इतना इनएफिशिएंट है, करप्ट है और है ऐसा। So what is Anganwadi? सॉरी, What is the mission of Anganwadi? आंगनवाड़ी मैडम ये मल्टीपल इनके कई सारे मिशन है। ये क्या काम करती हैं, 6 काम इनको मिले हुए हैं। अर्ली छोटे बच्चों को एजुकेशन देते हैं और उनका न्यूट्रिशन का भी ध्यान रखते हैं, हेल्थ का ध्यान रखते हैं, न्यूट्रिशनल फूड उनको डिसबर्स करते हैं 0 से 6 साल के बच्चे को। ठीक है, बहुत सारे सर ये जो आपने लिखा जननी सुरक्षा, उसके बाद ये योजना, राइट? एंड ये 1000 आपने क्या बोला इसका? 1000 रुपीज सर, 1000 रुपीज। और ये उसके नीचे क्या लिखा है? 100%? ये 100% सीजी है, सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि अच्छा, सेंट्रल गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ओके, ठीक है। डीबीटी तो पता होगा? हाँ सर, डायरेक्ट बेनिफिट। ठीक है ना? ओके, यस। तो डीलिमिटेशन की गई है प्रेसिडेंट ने नॉर्थ ईस्ट की 4 राज्यों में। डीलिमिटेशन क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जैसे देखो हमारी ये गौतम बुद्ध नगर कॉन्स्टिट्यूएंसी है, यूपी में ऐसी 80 कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं लोकसभा की, और यूपी में 403 कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं लेजिस्लेटिव असेंबली की। लेकिन ऐसा हो सकता है ना कि नोएडा की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाए और बाकी राज्यों की पॉपुलेशन ना बढ़े, तो नोएडा की डबल 20 लाख पॉपुलेशन के लिए लेट्स से एक एमपी है, और बाकी आप मानिए कि गाजियाबाद की 10 लाख की पॉपुलेशन के लिए एक एमपी है, तो ये तो इनजस्टिस हो गई ना। तो हम क्या करते हैं, हर सेंसस के बाद इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज को बढ़ाते या घटाते हैं, सो दैट हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में इक्वल लोग रहें। तो ऐसा ही अब ये इसको डीलिमिटेशन बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम डीलिमिटेशन। अगेन ये थोड़ा सा मतलब सर आपका स्क्रीन चला गया, अभी आ रहा है। ध्यान मैंने दिया है, जाने नहीं दिया।
So समझ में आया डिलिमिटेशन? यस सर। सारे बच्चों को समझ में आया डिलिमिटेशन क्या होता है? यस सर। ठीक है, हाँ, तो ये मतलब रेगुलर अफेयर है, डिलिमिटेशन हम करते हैं। इससे रिलेटेड एक बड़ा अच्छा मतलब बहुत जबरदस्त एक मुद्दा है, बट अभी एनालिसिस वाला पार्ट कभी और बताएंगे। वो है नॉर्थ वर्सेस साउथ की स्टेट के बीच में यही डिबेट चल रही है डिलिमिटेशन को लेके। ओके, आपने बोला था ऑलरेडी इसको, है ना? वो यस हमने अभी जो लोकसभा की सीटें हैं ना वो फिक्स की हुई हैं कब तक? यस सर। 2026 तक। उसके बाद जो सेंसस होगा तब बदलेंगी, और तब भी बदलेंगी तो बहुत बड़ा डिस्प्यूट होगा। ये कुछ इन्होंने फर्स्ट फ्लोटिंग जेटी इनॉग्रेट किया है, व्हाट इज जेटी मुझे नहीं पता, देख लेना क्या होता है। मांडोवी रिवर पे है, एंड मांडोवी रिवर गोवा में है। इस रिवर को याद रखना, बिकॉज दिस रिवर इज ऑल्सो अ वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट बिटवीन गोवा, महाराष्ट्र एंड वन मोर स्टेट। ओके, एक और चीज आपको याद रखनी है, गोवा, चलो गोवा से रिलेटेड थोड़ा सा आपको हिस्टोरिकल फैक्ट बता दूं। गोवा तो याद ही रखना, गोवा को पोर्तुगीज ने कैप्चर कर लिया था 1510 में, 1510 में। हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम गोवा है कि गोवा ही है ना? हाईएस्ट, ये मैंने आपको एक मैप भी दिखाया था, उसमें था। हाँ सर, उसमें गोवा था उसमें। ठीक है, हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम है, बट यू 40,000 से 40,000 शो किया था आपने उसमें आपने। हाँ, तो उसमें था, बट यू ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड कि गोवा इज अ वेरी रिलेटिवली स्मॉल स्टेट, प्लस गोवा हैव अ यूनिक जियोग्राफिकल कंडीशन व्हिच प्रमोट टूरिज्म। यस सर। पैरामीटर्स आर डिफरेंट। यस, तो गोवा ने ऐसा कुछ नहीं किया है कि स्टेट ऑफ द आर्ट वहां पे मैन्युफैक्चरिंग है, इनोवेशन है, R&D है, इकोनॉमी है, जस्ट बिकॉज टूरिज्म बहुत अच्छा है और स्मॉल है, पॉपुलेशन कम है, तो पर कैपिटा इनकम इसलिए बहुत अच्छी है। ओके, तो 1510 में इसको कैप्चर किया था पोर्तुगीज ने, और उसके बाद वहां पे क्या हुआ है, ये गोवा में यूनिवर्सल सिविल राइट है, ये सॉरी सिविल लॉज है, यूनिवर्सल सिविल कोड है, यूसीसी है। मतलब जो वहां पे मैरिज एक्ट है, हिंदू और मुस्लिम्स वो रिलीजन के बेस पे डिफरेंशिएट नहीं करते हैं, सेम है। ये आपको याद रखना है, यूसीसी। अब यूसीसी मेरे स्टूडेंट पहले से मैं बता चुका हूँ, यूनिवर्सल सिविल कोड, ये पता होना चाहिए व्हाट इज यूसीसी है, पता ना है, समझ में आया? बताया। तो ये याद रखना। एंड गोवा के साथ साथ अगेन गोवा भी था। चलो ठीक है, इतना ही आप याद रखिए। अब ये तो सबको पता होगा, वास्को डी गामा इंडिया कब आया था? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडी मनोहर पारिकर के नाम पे रखा गया है, ठीक है। एंड CSR became first to have एनर्जी न्यूट्रल स्टेशन। ये साउथ सेंट्रल रेलवे का एनर्जी न्यूट्रल, तो ये है जस्ट इफिशियंसी, सोलर एनर्जी को ट्रैक कर रहे होंगे, बस इतना याद रखना है। इसको छोड़ो, सुषमा स्वराज के नाम पे क्या दो इंस्टीट्यूट का नाम रखा गया, MCQ नहीं बनेगा। नाउ करिकुलम फॉर स्कूल हेल्थ एम्बेसडर, तो हमने क्या किया, स्कूल हेल्थ एम्बेसडर, कुछ टीचर्स को स्कूल हेल्थ एम्बेसडर बना दिया। वो क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, अवेयर करेंगे हेल्थ के बारे में, बच्चों को थोड़ा सा बता देंगे। अंडर आयुष्मान भारत, आयुष्मान भारत का एक कंपोनेंट था ना वेलनेस सेंटर। वेलनेस सेंटर में, वेलनेस सेंटर का एक क्राइटेरिया ये भी था कि हमें वेलनेस सेंटर क्या करेगा, अवेयरनेस फैलाएगा, डायग्नोस करेगा प्राइमरी हेल्थ केयर को। तो उसी के ही अंडर में हमने क्या किया है कि कुछ टीचर्स को हेल्थ एम्बेसडर बना दिया है, तो वो हेल्प करेंगे अवेयरनेस बढ़ाने में, ठीक है। PM मोदी ये अनाउंस स्टॉप अयोध्या, ठीक है, कुछ में नहीं है। इंडिया फर्स्ट फ्रूट ट्रेन फ्लैग्ड ऑफ। तो नॉर्मली क्या है, देखिए हमारे देश में जितने भी पेरिशेबल आइटम है, पेरिशेबल, तो पेरिशेबल आइटम है, इनके लिए मेन इशू ये है कि हमारे देश में कोल्ड सप्लाई चेन नहीं है, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर डिफिशियंसी है, इंफ्रास्ट्रक्चर डिफिशियंसी है, infrastructure deficiency in terms of transportation,
In terms of cold storage. Storage. In terms of total supply chain में ही यहाँ पे ये इशू है। तो ट्रांसपोर्टेशन में अभी इन्होंने क्या किया है, स्पेशल रेल चला दिया, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने एक और सुना होगा किसान रेल। तो किसान रेल और ये जो रेल है स्पेशली कुछ नहीं है, स्पेशली हमने वैगन्स चलाई हैं, कोल्ड स्टोरेज होगा, और ये क्या करेंगी, ए पॉइंट से बी पॉइंट को कनेक्ट करेंगी और इफिशिएंटली इफेक्टिव टाइम वे में विद रिक्वायर्ड लेवल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रूट्स पेरिशेबल आइटम को पॉइंट ए से पॉइंट बी में ट्रांसपोर्ट करेंगी, जो बहुत एक अच्छी बात है। तो यहाँ पे ये फर्स्ट ट्रेन जो फ्लैग ऑफ की गई थी फ्रूट्स के लिए, तो उसमें बनाना को ट्रांसपोर्ट किया गया था और उसका ब्रांड नेम था हैप्पी बनाना। अब ये क्यों रखा है, जस्ट मैं इतना डिटेल में गया नहीं और जरूरत भी नहीं है, बस इतना आपको याद रखना है। ओके, संविधान आपका ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर है संविधान, पता ही होगा आप सभी लोगों को, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान, ठीक है। संविधान दिवस कब सेलिब्रेट करते हैं हम? नवंबर में 26 नवंबर। 26 नवंबर, ये पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं। एंड कुछ इन्होंने और ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में हिंदी शब्दों को ऐड किया। हड़ताल अब आपको मिल जाएगा, शादी मिल जाएगा, पहले ये नहीं था, ठीक है। तो पहले ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में शादी नहीं था, अब आपको मिल जाएगा। इंडिया फर्स्ट, ये छोड़ो, ये कुछ नहीं, जस्ट फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। ये फर्स्ट वॉर मेमोरियल कहाँ पे था, और ये पोलनेट कुछ नहीं है। पुलिस, देखिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर अगर आप देखोगे तो इसके अंडर में क्या क्या आता है, जिसके अमित शाह है, तो इसके अंडर में पैरामिलिट्री फोर्स भी आती है और इसके अंडर में पुलिस भी आती है। तो इन सब के बीच में ही आपस में पुलिस, यूटीज की पुलिस आती है, और बाकी आप बोलिए सारे जो राज्यों की पुलिस है उनके बीच में कोऑर्डिनेशन भी कराती है। तो इन सबको एक साथ जोड़ने के लिए ये काम करेगा पोलनेट, जस्ट यही है। और आपको कुछ इस पे याद सर नहीं? आपने क्या फुल फॉर्म बोला है? एक सेकंड सर, एक सेकंड ऊपर दिखा सकते हैं फिर उनमें। ये मैंने फुल फॉर्म कुछ नहीं बोली है इसका है पुलिस, ये पुलिस कम्युनिकेशन सिस्टम है पोलनेट। और पुलिस का मतलब सिर्फ आपकी पुलिस नहीं है, पैरामिलिट्री फोर्सेस भी है। यस सर। देखिए अब चलो मैं डिटेल में नहीं ही जाता हूँ, एग्जाम आ रहा है पास में, बाद में पढ़ेंगे अच्छे से। थैंक यू। ये तो आप सभी को पता होगा, स्टैचू ऑफ यूनिटी इंक्लूडेड इन 8th वंडर ऑफ एससीओ। व्हाट इज एससीओ पढ़ चुके हैं, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, एंड इन 2017 इंडिया एंड पाकिस्तान हैव जॉइंड टुगेदर, इंडिया प्लस पाकिस्तान। शंघाई है तो चाइना सबको पता ही होगा, इसमें रशिया भी है। Yes. और इसका जो मेन एक इंस्ट्रूमेंट है ना एससीओ का, वो है रेट्स, RATS। ये एंटी टेरर एक इसका विंग है, एंटी टेरर। कैन यू इमेजिन कि इंडिया एंड पाकिस्तान आर वर्किंग टुगेदर फॉर एंटी टेरर ऑपरेशंस? India's first साइबर क्राइम प्रिवेंशन यूनिट, तो ये पर्टिकुलर उसका नाम है, एक्रोनोमियन ये बनाया एंड देन फुल फॉर्म दे रखी है। तो जस्ट रट्टा मार लेना और इसमें कुछ नहीं करना है। एक सेकंड सर, एक सेकंड रुकना सर। नहीं, ये मैं शेयर कर दूंगा, अभी शेयर कर दूंगा क्लास के बाद ही। सर एक सेकंड रुक जाओ बस, एक सेकंड। हम लोग हो गया तो एक सेकंड। तो ये पीडीएफ भी शेयर कर देना। मैं कर दूंगा पक्का, ये अभी मैं कर दूंगा इसको। Yes. एक दो बार चाहिए ऐसा हुआ है क्लास के बाद आपने याद ही नहीं दिलाया और मैंने सेव करना भूल गया और पूरा जो लिखा है वो सारा गायब हो गया। पीछे वाली शायद एक दो बार मैं इसलिए शेयर नहीं कर पाया, इसको मैं भी शेयर। सर एश्योर्ड असिस्टेंस क्या लिखा है उसके बाद? ये Always telephone for victim at shortest time. नहीं सर, असिस्टेंस और टेलीफोन के बीच में क्या लिखा है?
Assured assistance service सर्विस हेल्पलाइन नहीं होना चाहिए सर वो एच के हिसाब से? ये छोड़ो, इन पे कभी हाँ मत हाँ हाँ हेल्पलाइन हेल्पलाइन ही है, और इन पे कभी जाना भी मत। ये मोदी सरकार आई है ना, मोदी जी इस मामले में तो माहिर हैं, ऐसे ऐसे बनाए हैं कि सारे। हाँ सर फुल फॉर्म नहीं रटे जाते, बिल्कुल बहुत सारे हैं। लेकिन चलो कम से कम आम आदमी रिलेट कर सकता है, पहले के ज्यादा ही सोफिस्टिकेटेड थे। ओके, सो कोलकाता पोर्ट का रिनेम कर दिया गया है, दूसरा श्याम प्रसाद मुखर्जी, जस्ट आपको याद रखना है कोलकाता। अच्छा, कोलकाता सिटी है वो किस रिवर के बैंक पे है? हुगली। हुगली। ठीक है। और हुगली रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र। वेरी गुड, रॉन्ग। गंगा। ब्रह्मपुत्र वेस्ट बंगाल में कहां से आती है? सुना है ब्रह्मपुत्र आई है वेस्ट बंगाल में, आती नहीं है। अब सी ये होता है कॉमन सेंस। अब ये नॉर्मली ऐसे नहीं लगेगा, बट ये अगर आपसे कोई पूछे, कोई गेस करे कि ब्रह्मपुत्र, अगर मैं ये पूछ रहा हूं कि ब्रह्मपुत्र वेस्ट बंगाल में आती है नहीं, तो आई गारंटी कि आप में से आधे से ज्यादा लोग बोलेंगे नहीं यार, वेस्ट बंगाल में तो कभी नहीं सुना। तो ऐसे रिलेट करना होता है। गंगा। यस सर, गंगा का ट्रिब्यूटरी। नेशनल यूथ फेस्टिवल, इसे छोड़ो, कुछ नहीं है इसमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये छोड़ो। बीच में इलेक्शन कमीशन आया था एक जगह, वो मुझे याद था, क्यों बताना है। 110। अभी इलेक्शन कमीशन, अरे हाँ हाँ हाँ, ये याद रखना, इसके बारे में मुझे थोड़ा सा बताना था, इस पे क्वेश्चन आ सकता है, इसका थोड़े मुझे पॉलिटी का बेसिक भी बताना था आपको। ओके, सो इलेक्शन कमीशन ने ये जस्ट एक लॉन्च किया है। ये क्या है? PPRTMSC। ये इलेक्शन कमीशन ने बनाया है, सीधे वर्ड उठा के डाल दिए। अगर ये मोदी जी बनाते ना, आई गारंटी अगर गवर्नमेंट बनाती ना, तो बहुत अच्छा सा इसका नाम रख देती कुछ, ठीक है ना? ऐसा नहीं होता। सो पॉलिटिकल पार्टी रजिस्ट्रेशन ट्रैकिंग मैनेजमेंट सिस्टम। अब यहाँ पे देख लेना, मैं आपको इलेक्शन कमीशन के बारे में बताना चाह रहा था। So in India we have Election Commission of India, एक तो ये हो गया, and we also have State Election Commission। EC से तो याद रहेगा ना आपको, EC? यस सर। पहले तो आप ये देख लेना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का मैंडेट क्या है। तो इसका एक मैंडेट है इलेक्शन कराना। ओके, इलेक्शन ये किस किस के कराती है? एक तो पार्लियामेंट के प्रेसिडेंट के कराती है, उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट, फिर पार्लियामेंट के इलेक्शन होते हैं। पार्लियामेंट जब मैंने बोला है तो उसमें लोकसभा भी आ गया प्लस राज्यसभा भी आ गया। इसके बाद ये इलेक्शन कराता है MLA के, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, प्लस कुछ राज्यों में MLC भी होता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये कुछ ही स्टेट में होता है। अब ये जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है, स्टेट का मतलब जिस स्टेट का है उसका नाम आ जाता है, उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक एक्सेट्रा, ये भी इलेक्शन कराता है। अच्छा, ये किसके इलेक्शन कराता है? ये इलेक्शन कराता है लोकल लेवल पे। ठीक है, और लोकल लेवल में क्या आएगा? एक तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन आएगा, कई बार पढ़ा चुका हूं मैं आपको, और दूसरा आएगा म्युनिसिपैलिटीज यहाँ पे। आपको बस एक चीज याद रखनी है कि ये जो पंचायती राज के इलेक्शन है ना, इनमें मिनिमम एज 21 है। अगर आपको MCD का दिल्ली में इलेक्शन लड़ना है या ग्राम प्रधान का इलेक्शन लड़ना है तो 21 की में काम चल जाएगा। बाकी अगर आपको पार्लियामेंट, MLA या MP, MLC का इलेक्शन लड़ना है तो कितनी चाहिए? MLC में तो खैर 30 चाहिए, और MLA में 25 चाहिए, राज्यसभा के लिए 30 चाहिए, लोकसभा के लिए 25 चाहिए, और प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के लिए कितनी चाहिए? 35। ठीक है, एक तो इलेक्शन कराता है, और दूसरा इनका मेन काम होता है पार्टीज को रिकॉग्नाइज करना, पार्टीज को रिकॉग्नाइज करना।
मतलब पार्टीज को रिकॉग्नाइज करना और सिंबल देना। सिंबल ये पार्टी को भी देता है और सिंबल ये इंडिविजुअल कैंडिडेट को भी देता है अगर इलेक्शन में लड़ा है तो। पार्टीज को, अब आप सभी को पता है कि मोदी, बीजेपी का क्या है, कांग्रेस का क्या है, अलग अलग डिफरेंट है यहाँ पे। नाउ ये पार्टीज को रिकॉग्नाइज करना क्या होता है, इसको एक बार देख लेना, इस पे एमसीक्यू आ सकता है। देखिए हमारे देश में कुछ पार्टीज हैं जो रिकॉग्नाइज है, कुछ नॉन रिकॉग्नाइज है। रिकॉग्नाइज क्या होती है? तो नेशनल पार्टी होती है, नेशनल पार्टी होती है। कुछ पार्टी होती है आपकी स्टेट पार्टी होती है। इनका भी एक अपना क्राइटेरिया है। अब यहाँ पे स्टेट पार्टी तो बहुत सारी हैं, लेकिन नेशनल फिर गायब हो गया। लेकिन अगर आप नेशनल पार्टी देखेंगे तो 7 या 8 नेशनल पार्टीज है, 7 या 8 नेशनल पार्टी है। अब आप में से बीजेपी को सब गैस कर लेंगे, कांग्रेस को सब गैस कर लेंगे, बीजेपी, कांग्रेस, और बताइए कौन सी है? सर कांग्रेस के अलावा सीपीआई। यस, सीपीआई हो गई आपकी। सीपीआई 2 है। यस, सीपीआई और सीपीआईएम। हाँ, एक सीपीआई होगी, एक सीपीआईएम हो गई। और बताइए, एक है आपकी विश्वास लेकिन बीएसपी, बहुजन समाज पार्टी। यस, बीएसपी। यस सर। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग नहीं, अब रिसेंटली हुई है तो कह नहीं सकता, नहीं हुई है अभी, लेकिन हो जाएगी जिस हिसाब क्योंकि से स्टेट इलेक्शंस। यस सर, अभी हो जाएगी वो, लेकिन अभी तक हुई नहीं है। बीएसपी है, और उसके बाद है, आपको याद है महाराष्ट्र में एक है, शरद पवार का नाम सुना है? एनसीपी। और उसके बाद आपकी इनकी ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस। 3, 4, 5, 6, 7। नाउ आई डाउट कि एक और थी, अब वो ये है, ये मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, ये होमवर्क है आपको जाके एक बार। सर एनपीपी भी है आई थिंक। तो वो वही थी, एक और थी 8वीं, वो मुझे याद नहीं था नाम, कौन सी है? ये नॉर्थ ईस्ट। एनपीपी सर, नेशनल पीपल्स पार्टी। नेशनल पीपल्स पार्टी। तो ये सारी आपकी ये 8 नेशनल पार्टीज हैं। तो जो नेशनल पार्टीज होती है ना, इनको कुछ प्रिविलेज मिलती है, तो वो प्रिविलेज क्या मिलती है उस पर नहीं जाएंगे, बस इतना याद रखना है। तो किसी भी पार्टी को जो रिकॉग्निशन देता है कि एक नेशनल है या स्टेट है, वो आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देता है। ओके, नाउ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में अगर आप इसका अंदर से देखेंगे तो सबसे पहले तो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, इंडिपेंडेंट बॉडी है। और अगर आप इसका कंपोजिशन देखेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, देन यू विल फाइंड कि इन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वी हैव इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर प्लस 2 इलेक्शन कमिश्नर। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जो बॉडी रेगुलेट करती है, को जो लोग रेगुलेट करते हैं, 3 लोग हैं। ये 3 लोग पूरे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को चलाते हैं। इसमें है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनके बाद 2 इलेक्शन कमिश्नर्स हैं। बट आपको एक चीज याद रखनी है, ये तीनों सेम है। चीफ का मतलब ये नहीं है कि ये ऊपर है और ये दोनों सबऑर्डिनेट है। All 3 are equal in rank. आपको याद रखना है। उसके बाद फिर इनके रीजनल कमिश्नर्स होते हैं, फिर डेपुटेशन पे भी बहुत सारे लोग आते हैं। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बेसिकली क्या करता है, ये आपको ये पॉइंट शायद आपने कभी नहीं सुना हो, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। तो इलेक्शन से जस्ट पहले मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। यस। और इस मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में क्या होता है, ऑल
the bureaucracy comes under the control of election commission. ऑल दी ब्यूरोक्रेसी लाइक यूपी में अब 2022 में चुनाव होंगे तो ये इलेक्शन कमीशन कराएगा। अब अपोजिशन पार्टियों को ये ना लगे कि बीजेपी पावर में है तो बीजेपी तो अपने सारे अधिकारियों को मिसयूज कर सकती है, और ऐसा होता भी है। तो क्या होता है, इलेक्शन से आप मानिए 1 महीने पहले पूरी यूपी का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो मुख्यमंत्री के कंट्रोल में नहीं रहेगा। टॉप मोस्ट अधिकारी कैबिनेट सेक्रेटरी से लेके चीफ सेक्रेटरी से लेके नीचे एसडीएम तक, पटवारी तक, एसएसपी तक, डीआईजी तक सब इलेक्शन कमीशन के अंडर में आ जाएंगे। इलेक्शन कमीशन को लगता है कि ये काम नहीं कर रहा है, कुछ को सस्पेंड भी कर देता है, उनका ट्रांसफर भी कर देता है, सो दैट जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट है वो स्टेट मशीनरी को इलेक्शन कैंपेनिंग के लिए यूज ना कर पाए। बट यहाँ पे क्या होता है, पॉलिटिशियन जो इनकम्बेंट होते हैं वो फिर दूसरे वेज निकाल लेते हैं। वो इलेक्शन से 6 महीने पहले एक अच्छी सी स्कीम लॉन्च कर देंगे और हर जगह चीफ मिनिस्टर या प्रधानमंत्री का फोटो होगा। आम आदमी पार्टी भी करती है, बीजेपी भी करती है, कांग्रेस भी करती है, तो इनकम्बेंट मिसयूज तो कर ही लेते हैं। बट कलरेबल एक्शन की तरह, कलरेबल एक्शन होता है कि मैंडेट कुछ और है, दिख कुछ और रहा है। तो इलेक्शन कमीशन में इतना समझ में आ गया? यस सर। एक आर्टिकल और याद कर लेना, आएगा नहीं मतलब थोड़ा सा बस याद रखना, 324। अच्छा, मैंने आपको ये तो बेसिक बताया होगा कि हाउ मेनी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज वी हैव एंड हाउ मेनी इन इंडिया, हाउ मेनी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज वी हैव और लेजिस्लेटिव बॉडी, एग्जीक्यूटिव बॉडी, और इन सब में फर्क क्या है, ये कभी आप लोगों को बताया मैंने? क्लियर है? ये पता होना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, रिप्लाई नहीं करोगे? Like sir, when you explain president and prime minister का elections, how it works, that time मतलब करा दिया है मैंने। हाँ सर, वो किया है सर। ओके, that's what you talked about, right? गवर्नमेंट ने क्या किया है, एफसीआरए में इन्होंने कुछ डील किया है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। ये मैं बता दूं ये क्या है, हमारे देश में जितनी भी एनजीओज है उनको फॉरेन फंडिंग आती है, और ये एक ओपन सीक्रेट है कि जितनी भी फॉरेन फंडिंग्स आती है, मोस्ट ऑफ दी एनजीओज ये क्या करती हैं कि कुछ ऐसे इश्यूज को उठा देती हैं जो पहले इश्यूज ही नहीं थे। सोशल वर्क के नाम पे फॉर एग्जांपल एक था कुंदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट था तमिलनाडु में, कोई प्रोटेस्ट नहीं था, लेकिन वहां पे उन्होंने प्रोटेस्ट अच्छा खासा करा दिया, लोगों को कोई इशू नहीं था, लेकिन बाद में पता चला कि लोकल लोगों ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो कुछ पर्टिकुलर एनजीओज स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज से फाइनेंस होती हैं, तो वो दिखाती ही कुछ और है लेकिन उनका काम कुछ और होता है। कई बार वो इंडिया को डिस्टेबलाइज कर देते हैं। नाउ तो जो भी फॉरेन फंडिंग एनजीओज को आती है उसको रेगुलेट करने के लिए एक्ट था। तो जस्ट इसमें एक थोड़ा सा डेवलपमेंट बता रहा हूँ, ऑल्दो इशू तो बहुत सारे हैं, लेकिन इसमें अब थोड़ा सा रिलैक्सेशन अभी दिया है। क्या रिलैक्सेशन पर्टिकुलर दिया है उसको मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है, बट इसमें ये बोला था कि जितनी भी एनजीओज हैं जो फॉरेन फंड लेती हैं, आपको क्या करना है कि आपको नीति आयोग के साथ एक पोर्टल पे रजिस्टर होना है, सो दैट हमें पता चल सके। तो प्रैक्टिकली इस गवर्नमेंट ने एनजीओज की फॉरेन फंडिंग को बहुत अच्छे लेवल पे रेगुलेट करने की कोशिश की है। अब कुछ लोग बोलते हैं कि आप जो प्रेशर ग्रुप्स है और जो सिविल सोसाइटी है काइंड ऑफ आप उसको क्रश कर रहे हो, बट अगर आप देखें इंडिया में तो नॉर्मली ऐसा होता है कि बहुत सारी वेस्टर्न कंट्रियां इन एनजीओज को फंड देके इंडिया की पॉलिसी मेकिंग पे एक बड़ा ही स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस रखती है। तो उस सिक्योरिटी डायमेंशन से भी ये सही था, बट जजमेंटल मत होना। बस एफसीआरए याद रखना क्या है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। तो किसी इंडिविजुअल को अगर फंडिंग मिल रही है, अभी आप अगर देखोगे कि जो फार्म प्रोटेस्ट हो रहा है अच्छे लेवल पे इसको फंडिंग मिल रही है, यस सर, बाहर से फंडिंग आ रही है। मैं ये नहीं कह रहा, इन फार्मर्स की इंटेंशन बिल्कुल अच्छी है, कोई इशू नहीं है,
सिख कम्युनिटी इंडिया की मोस्ट नेशनलिस्ट कम्युनिटीज में से एक है, तो उनका जो देश के लिए, आदमी के लिए कंट्रीब्यूशन है वो वर्ड्स में डिफाइन ही नहीं कर सकते। बट सपोज बाहर से फंडिंग आ रही होगी, ठीक है, देश स्टेबलाइज हो रहा है, थोड़ा सा कुछ मत करो, लोकल लोगों को पकड़ो, थोड़ा सा इसमें करा दो। एक अभी आप पता ही चला है ना, कल ही उन्होंने मीटिंग करी है कि जो फार्मर लीडर थे उनका काइंड ऑफ उनका असैसिनेशन करने के लिए कुछ लोगों ने सुपारी ली हुई है। कैन यू इमेजिन कि जो फार्मर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो लीडर है, 2-4 लोग उन पे ही अटैक हो जाए, तो कितनी एक वायलेंट सिचुएशन हो सकती है उस टाइम पे। और ये पूरी, फिर क्या होगा, पूरी वेस्टर्न मीडिया इसी मुद्दे को उठाएगी और इंडिया की इमेज पूरी तरीके से एक डाउन हिट ले लेगी। इवन डेमोक्रेसी पे फिर लिबरल्स क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो ये तो थोड़ा सा, जो जितनी भी एनजीओज हैं, तो डेफिनेटली अगर आप अच्छा काम कर रहे हो तो कोई इशू नहीं है, फंडिंग तो बता ही दो, ठीक है ना, ट्रांसपेरेंसी आ रही है तो उसमें तो कोई इशू आई होगा ही नहीं। ये है आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन, ये तो सुना ही, जब इसको छोड़ो, ये डिफिकल्टी है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बट ये है कि कैसे हम आपको जस्टिस दें। तो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में ये भी होते हैं, आर्बिट्रेशन, कॉन्सिलिएशन, मीडिएशन होता है कुछ, तीनों एक जैसे ही होते हैं, बट एडीआर बोलते हैं ना हम लोग। सी ये बोल दिया ना मैंने। यस सर, यस। डीआर बोल तो दिया, अल्टरनेट ही लगाओगे, अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। तो आपके कोर्ट होते हैं, उसके अलावा फिर आते हैं अल्टरनेट, तो ये डीआर बोल ही दिया। अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में आपका ईसीएम आता है, आर्बिट्रेशन, मीडिएशन, कॉन्सिलिएशन। तीनों में थोड़ा फर्क होता है स्लाइटली, बट मान लो कि ये मिडिल मैन होता है कोई, तो मिडिल मैन आपका डिस्प्यूट सॉल्व करा देता है। इंडिया में ये इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं है, अब उसको इंस्टीट्यूशनलाइज करने की कोशिश करें। फॉर एग्जांपल, जो ये मिडिल मैन होते हैं उनको कोर्ट सर्टिफाई करता है, उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड होता है, आप उनके पास जाते हो। तो इंडिया में कोई अभी इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं है, तो छोड़ो इसको। आपको ये समझ में आता है व्हेन आई एम सेइंग कि इंस्टीट्यूशनलाइज है कोई चीज और कोई चीज इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं है? ये समझ में आता है कि मैं क्या बात कर रहा हूँ? यस सर। ठीक है, तो इंडिया में अभी इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं है। अगर ये पढ़ना है ले लेना, मेरे पास 3-4 पेज का बहुत अच्छा है। अगर आपको किसी को भी कोई किसी भी इशू पे, ऑलमोस्ट एनी इशू पे, अगर आपको एनालिसिस चाहिए ऑलमोस्ट एनी इशू पे, तो मेरे पास मिल जाएगा। कभी अगर चाहिए तो बहुत, मतलब इतना अच्छा मिलेगा कि या तो आप 10-15 घंटे मेहनत करके तब इंटरनेट पे से निकालोगे, या एक जगह तो आपको इतना नहीं मिलेगा, इजीली नहीं मिलेगा। तो चाहिए तो बता देना मुझे, मैं अगर मतलब किसी भी टॉपिक पे आपको लग रहा है कि मुझे यहाँ पे एडिशनल चाहिए तो मिल जाएगा मेरे पास। ओके, सो फार्म्स लॉ है, ये डिस्कस कर ही चुके हैं। नाउ नेशनल, ये आपको पता है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को तो गवर्नमेंट ने रिप्लेस कर दिया है नेशनल मेडिकल कमीशन से। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ये फेल्ड हो गई है। किस चीज में फेल्ड हो गई है? पहला तो एजुकेशन लो, हमारे देश में इतने डॉक्टर्स की कमी है, मेडिकल एजुकेशन में कोई रिफॉर्म नहीं है। और दूसरा, ये फेल्ड हो गई है इन इंडिविजुअल इथिकल प्रैक्टिस डॉक्टर्स को, एमबीबीएस को अच्छे से मैनेज करने में भी फेल हो गई है, और मेडिकल एजुकेशन सिस्टम को भी ये इवॉल्व करने में फेल्ड हो गई है। इंडिया में एमबीबीएस डॉक्टर्स की बहुत कमी है, इवन पूरी मेडिकल एजुकेशन पे ही एक क्वेश्चन मार्क है। तो इसलिए अब एक नया मेडिकल कमीशन आया, बहुत बड़ा ही रिफॉर्म है, ये तो आपने छोटा सा ही पढ़ लिया, बड़े लेवल का रिफॉर्म है। तो नेशनल मेडिकल कमीशन के जो चेयरमैन है डॉक्टर सुरेश चंद्र शर्मा, नाम याद रखना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी है। अब ये लेबर में भी इन्होंने 2-3 रिफॉर्म किए हैं, 3-4 पुराने लगभग 30-40 लॉज को मिला के 3-4 लॉज में इन्होंने कन्वर्ट किया है, इतना बस आप याद रखना। देन बैंकिंग रेगुलेशन में भी कुछ अमेंडमेंट किए हैं। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ओरिजिनली 1949 था, जो हमारे देश के बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करता है, और बस यही है इसमें। और अमेंडमेंट क्या किया है वो इतना सिग्निफिकेंस नहीं है, इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा। तो चलो आज के लिए इतना ही। सर एक सेकंड, लेबर कोड का वो दिखा सकते हैं, फिर ऑनलाइन वो उसके ऊपर वाला 116 कर रहा हूँ, जस्ट ये मैंने कर दिया सेव।
सो गाइस, आप में से जिन बच्चों को डाउट पूछने हैं तो आप पूछ सकते हैं। नेशन 3 डेस्कटॉप। ये क्या हुआ? सो डाउट्स है आप में से कुछ लोगों के? ठीक है गाइज, मैंने पीडीएफ शेयर कर दिया है और इसको एक बार आप देख लेना, मतलब हो ही गया है ऑलमोस्ट अपलोड। सो अगेन इफ यू गाइज हैव एनी डाउट यू मे आस्क, अदरवाइज फिर क्लास को ओके अभी देख रहा हूँ मैं, है कुछ बच्चों के डाउट्स है। So what does association means in fundamental right? Ma'am, you have to specifically mention that which article you are talking about. See, there in Article 19 there is a fundamental right of every citizen to form associations. अगर आप इस एसोसिएशन को समझोगे तो आपको पता चलेगा कि practically we are not living in democracy. ये डेमोक्रेसी नहीं है। क्या है, चलो छोड़ो, ये थ्योरी हो जाएगी। एसोसिएशन का मतलब है, आपने देखा है ना, ट्रेड यूनियंस बन जाती हैं, ट्रेड यूनियंस होती हैं, स्टूडेंट यूनियंस होती हैं, ऑटो यूनियन होती हैं, किसी भी तरीके की आप सेम इंटरेस्ट वाले लोग, फार्म यूनियन है, आप एक यूनियन बना सकते हो। तो उस एसोसिएशन की हम बात कर रहे हैं। आप एक एसोसिएशन बना सकते हो ऑन शेयर्ड इंटरेस्ट। सी, अगर ये एसोसिएशन नहीं होती तो कैन यू इमेजिन कि आप एक अकेला ऑटो वाला है, वो इतना स्ट्रांग नहीं है, लेकिन जब ऑटो यूनियन हो जाती है तो वो स्ट्रांग है। तो गवर्नमेंट आपको और एम्पावर कर रही है एसोसिएशन बना के। आपने देखा है कि सारे डॉक्टर्स एसोसिएशन है, कभी कुछ होता है सारे डॉक्टर हड़ताल पे चले जाते हैं, गवर्नमेंट के लिए डिफिकल्ट हो जाता है उनसे डील करना। सो जब आप एसोसिएशन बनाते हो और एसोसिएशन का पार्ट बनते हो, एज अ इंडिविजुअल, एज अ शेयर इंटरेस्ट ग्रुप आप स्ट्रांग होते हो। तो आर्टिकल 19 टॉक्स अबाउट फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। आप कोई भी एसोसिएशन बना सकते हो, गवर्नमेंट के, हाँ इसमें एक्सेप्शन है कि आर्मी वाले और पुलिस पर्सनल नहीं बना सकते। तो आपने कभी नहीं देखा होगा कि कांस्टेबल की यूनियन है, कैन यू इमेजिन ऑल इंडिया पुलिस यूनियन, और ये सारे पुलिस वाले यूनियन बनाते हैं और ये बोले कि आज हम धरने पे हैं। Yes, sir. किससे मैनेज कराओगे?
तो उसमें एक्सेप्शन भी है, बट नॉर्मल लोग तो बना ही सकते हैं। यस सर। ठीक है, आई गेस आज के लिए ना डाउट है तो थैंक यू सर। ओके ओके, थैंक यू, गुड नाइट। गुड नाइट सर। जी सर। सर ये जो बताइए। हाँ 3 लेबर कोड्स जो है सर, उसमें कि ये 3 ही है या और एक कुछ है क्या सर? एक और है, 4 कोड ऑन वेजेस है ना, आई थिंक कोड ऑन वेजेस 2019 है। 4 कोड थे और Yes, गवर्नमेंट ने बहुत सारे कोड्स को मिला के इनको कोडिफाई किया है। लेट्स सी कि अभी ये इम्प्लीमेंट नहीं हुए हैं, आई गेस। ओके सर। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, ओके, थैंक यू। हेलो सर। या बताइए। सर मेरे को एक डाउट था। सो नाउ जो फार्मर्स प्रोटेस्ट चल रहा है, सो दे डूइंग ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट दे हैव इन यूनियन, उसके बेसिस पे दे जस्ट डूइंग सच थिंग्स, और एनी अदर राइट है ऐसे स्पेसिफिकली? डेमोक्रेसी में लोगों के पास राइट तो होता ही है प्रोटेस्ट करने का। So it's like freedom of speech and expression, that they are rebuking the law and system on that basis. आपके पास गवर्नमेंट के किसी भी एक्शन को, किसी भी इनएक्शन को, गवर्नमेंट के किसी भी एक्शन को और किसी भी इनएक्शन को, गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही और आप चाहते हैं कि गवर्नमेंट करे, तो आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं। बट प्रोटेस्ट करने का एक फंडामेंटल राइट है लोगों के पास, बट उसमें कुछ कंडीशन है कि दी प्रोटेस्ट शुड बी पीसफुल, विदाउट वेपन्स होना चाहिए, तो वो ये लोग फॉलो कर रहे हैं। नाउ एक नया क्वेश्चन ये अराइज हुआ ड्यूरिंग द डिबेट ऑफ दिस शाहीन बाग प्रोटेस्ट की अंडर राइट ऑफ प्रोटेस्ट इट इज ऑल्सो द राइट ऑफ द पीपल की दे कैन प्रोटेस्ट ऑन द पब्लिक प्रॉपर्टी, रोड पे प्रोटेस्ट कर सकते हो। तो उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला था फॉर शाहीन बाग की आप किसी भी पब्लिक प्रॉपर्टी को अनलिमिटेड टाइम के लिए ब्लॉक नहीं कर सकते। ये उस टाइम पे जजमेंट थी। लेकिन अब अगर आप फार्मर्स के केस में देख रहे हो तो प्रैक्टिकली दे आर प्रोटेस्टिंग ऑन पब्लिक प्रॉपर्टी एंड दे आर क्रिएटिंग न्यूसेंस फॉर common people. They are creating that, but that's a huge political issue, and even Supreme Court is also not ready to interfere in this particular protest ki aap road pe mat kijiye. Even Supreme Court is also not entertaining that question, which Supreme Court have answered earlier in the case of Shaheen Bagh. तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट भी नहीं कर रहा है। इवन इसी में बहुत सारी सुप्रीम कोर्ट की कॉन्ट्रेरी ऑब्जर्वेशंस आई है। फॉर एग्जांपल जो पुलिस प्रोटेस्ट से रिलेटेड था कि फार्मर रैली निकालेंगे 26 जनवरी को, तो हाँ, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि दैट्स अ लॉ एंड ऑर्डर इशू, पुलिस को हमारे पास आना ही नहीं चाहिए। व्हाई यू आर आप हमारे पास आके बार बार क्यों प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो? दैट्स अ लॉ एंड ऑर्डर इशू। If you want to allow, you allow. If you do not want to allow, then that's your discretion. So there is a question, sir, like based off of this, they're asking on what specific right they've exercised such a long, मतलब 56-57 days हो गया protest का। आपका right under Article 19 के अंडर में है right to peaceful assemble। आप peaceful assemble हो सकते हो। 9, 4 या 5 है, आपको ये राइट देता है पीसफुल। that is different from association का right, sir, or it's all the same? association is farmers ने अपनी यूनियन बना रखी है। वो राइट सी एसोसिएशन बनाना, कल को आप और मैं बोले कि हम सारे स्टूडेंट 30 स्टूडेंट एक यूनियन बना रहे हैं, दैट्स अनदर राइट। अगर वो यूनियन प्रोटेस्ट करे या कोई इंडिविजुअल प्रोटेस्ट करे वो दूसरा राइट है। वो असेंबली का राइट है, पीसफुल असेंबल हो सकते हो। प्रोटेस्ट What is that article then? ये 19 में ही है, 19 का सब क्लॉज 4 या 5 है। 19 के अंदर में 6-7 राइट्स है। Yes, ठीक है, इवन दे आल्सो हैव अ फंडामेंटल राइट टू मूवमेंट, and they are saying we want to, we are moving in the capital of this country, how can you stop us? This is also a violation of fundamental right. But again, all of these are right or not absolute. They are subjected to law and order, and certain security conditions are also there, so you have to take care of that also.
Okay, that's enough. Yes, sir. Okay, thank you guys.